बैठ जाओ। थोड़ा सा आवाज तेज कर दीजिए। ए, शांत हो जाओ सारे लोग। क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न पे? चलो एक बार फटाफट रिवीजन, फटाफट रिवीजन, है ना? फटाफट रिवीजन कर लें, पक्का? चलो, एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए कितनी स्केल आई है? कितनी स्केल आई है? पहली कौन सी है? पॉलिंग स्केल। पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? मोलिकन स्केल। पहले सुन लो एक बार, फिर बोलना, बोलना सबने है। पहला कौन सा है? पॉलिंग। दूसरा कौन सा है? मोलिकन्स। और तीसरा कौन सा है? अल्रेड रोशाव स्केल। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? दूसरा? भाई साहब पीछे वाले बोलिए, सब लोग, आप लोग भी बोलिए यार। आप लोगों की तारीफें मैं करके आता हूं, क्योंकि उधर बैठा नहीं, दो तीन बच्चा उधर हमको मिला, हमको लगता था सब उधर वही बैठते होंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल वाले खच्चरे बैठते होंगे, लेकिन पता चला कि उधर पढ़ने वाले बैठे हैं दो तीन। दो तीन के बारे में हमको पता चला, सबके बारे में तो नहीं पता है, तो दो तीन बैठे हैं तो हमको लगता है कि पीछे थोड़े हैं पढ़ने वाले, तो है ना? तो आपसे थोड़ी उम्मीदें बढ़ गई। और सच में मैं बता रहा हूँ, कल मैंने सबके सामने, शाम को इवेंट था, सारे टीचर्स के सामने उनकी तारीफ की, और मेरी बात पे अग्री किया, फिर बीएन सर ने भी, अब फिर वीटी सर भी माने बात को। तरुण सर बोले यार मेरे को तो लगता ही नहीं है। मैंने कहा सर हमको भी नहीं लगता था, समझ रहे हो? लेकिन मैंने तारीफ की, इनकी तारीफ की, पीछे वालों की, और सबसे ज्यादा तारीफ की बैच नंबर 4 और 5 की। आगे वालों को मतलब कुछ बोला नहीं, न्यूट्रल था आगे वाला, बीच में इसमें थोड़ा खच्चर बैठता है, बीच बीच में शांत हो जाएगा सब, फट। चलो इधर सुनो, भाई मेहनत तो कर रहा हूं, बैच नंबर 4 वो गधा बैच था, पहले दिन लगा नहीं था कि सीख जाएंगे। तुमको पता है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का कौन सा लेक्चर है? थर्ड फोर्थ है ना? उनका केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब पीटी खत्म, केमिकल स्टार्ट, और उनको भी 2 ही क्लास मिलती है, और तुमसे कितना लेट मिली है। लेकिन उन्होंने अपने आप को मैनेज ऐसे किया है ना, ढाला अपने आप को ऐसे है कि पूछो मत। मेहनत कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं, सब तो नहीं करते हैं, लेकिन यार जिस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो नंबर है उसके अंदर अच्छा है। मानो कंपटीशन अभी तुमको आगे चल के देगा, मतलब देखो हर बैच में, वैसे तुमको बताऊं सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर यहाँ का कोई बैच देगा, वो देगा अचीवर्स वाला, क्योंकि अचीवर्स में सारे बैठे हुए हैं ना भाई साहब, वो भूते बैठे हुए हैं लिटरली, मतलब उन्होंने अपनी एक्यूरेसी इस लेवल पे मेंटेन कर रखी है, एक दिन में उनको 120 सवाल सॉल्व करना ही करना है फिजिक्स का, फिजिक्स का। समझ रहे हो मेरी बात को? और अच्छे स्टैंडर्ड के, मतलब वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। कंपटीशन तुम्हारा अच्छा है, मैं बता रहा हूं, कम से कम ना हमारे पास इस टाइम पे 100 बच्चा ऐसा है ना, जो भाई साहब 610, मतलब आपको हम बताएं 610 से 690 के बीच उसका एवरेज आ रहा है। एंड उनका पेपर थोड़ा सा बनाते भी हैं हम लोग, थोड़ा सा जानबूझ के, कि इनको रोकना ही रोकना है, बढ़ने ही नहीं देना है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस 700 से ऊपर गया बस भाग जाएगा कि 7वें आसमान पे हैं हम। तो ऐसा है कि इनको फंसा के रोको, वो भी फंस जा रहे हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वो लगे हुए हैं, हर संडे 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 टेस्ट दिए जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस। सो आप लोग भी थोड़ा सा ना, देखो 3 फेज हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? ये एक फेज निकल गया स्टार्टिंग वाला, अब इसके बाद वाला जो फेज है ना, वो दिवाला निकालेगा तुम्हारा, और उसके बाद वाला जो ठंड है ना, तुम्हारी गर्मी निकालेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर तुम अपनी गर्मी ठंडी में मेंटेन कर पाए, अपनी दिवाली के अंदर अपना दिवाला निकालने से रोक पाए, तो यकीन मानो तुम निकल जाओगे, आराम से निकल जाओगे। 2 फेज थे तो आराम से निकल जाओगे। तीसरा फेज आएगा, क्लियर बता देता हूं, नेटफ्लिक्स वगैरह का, अमेजॉन प्राइम वगैरह का, मूवीज का आएगा, यूट्यूब का आएगा। चौथा फेज इसी का आता है, समझ रहे हो मेरी बात को? यहां अगर तुम बच गए तो तुम बढ़िया तरीके से टेस्ट दे लोगे, तुम बढ़िया तरीके से 400 नंबर आ रहे होंगे ना दोस्त, यकीन मानो 400 नंबर से ही मैंने बढ़ते बढ़ते फरवरी से अप्रैल जाते जाते लोगों को देखा है 600 नंबर तक जाते जाते। इनफैक्ट मैं तुमको बताऊं, वंस इन मतलब वाइल्ड छोड़ दीजिए, अगर हम बात करें कि अचानक से कोई ऐसा दिखा होगा जो मतलब 600 पे चल रहा था और वो चलता रहा,
मैक्सिमम बच्चा जो हमने देखा है 70% बच्चा वो 400 वाला ही होता है जो उठ के भागता है 650 तक। ऐसा नहीं होता है कि उसके पास नॉलेज नहीं है 650 की, उसने पहले प्रिपरेशन की अपने 650 की, पहले पूरे साल फरवरी तक वो लग के अपनी प्रिपरेशन करता है 650 की। उसके बाद उसके नंबर 650 नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन ही 650 की है। तुम्हारे नंबर आएंगे 380 से शुरू होंगे, 380 से मैं तुम्हें बता रहा हूं, और वो रेंज करेंगे 500 तक। कुछ लोगों के 600 भी आएंगे, तो वो कुछ लोगों के ही आते हैं। मैक्सिमम लोगों के नंबर 380 से 500 के बीच रहते हैं। और वहां से बच्चा फरवरी पूरा लगाता है, मार्च पूरा लगाता है, अप्रैल पूरा इन्वेस्ट करता है, तब जाके वो 15 अप्रैल 16 अप्रैल वाले टेस्ट में पहुंचता है 670 680। अंतिम नीट के एक दो टेस्ट पहले तक तुम्हारे 670 680 आते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या होती है सुनना, अब पेपर हम जानबूझ के इजी बनाते हैं। मैं जो देख के मीटिंग में मैं देखता हूं वो मेरे को यही लगता है कि होता क्या है कि हम पेपर को कहा जाता है हमें कि अब इजी बनाओ, बिकॉज अब उनका कॉन्फिडेंस लिफ्ट करना जरूरी है। वहां पे क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत बुरा कॉन्फिडेंस अपना लूज कर बैठते हैं और कुछ बच्चे बहुत तगड़ा गेन कर बैठते हैं। और गेन करने वाला याद रखना कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हो सकता। ब्रिलियंट स्टूडेंट या तो अपनी क्लास को मेंटेन रखेगा और नहीं तो वो डिग्रेड होगा, क्योंकि उसके पास पता है क्या, उसके पास एक्सट्रीम के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, वो एक्सट्रीम पे रहा है हमेशा, तो वो काम भी एक्सट्रीम वाला करता है, उसकी थॉट प्रोसेस भी एक्सट्रीम वाली है। एवरेज वाले के लिए क्या होता है, अरे चलो एडजस्ट कर लेंगे, कम आया तो भी खुश, नहीं आया तो भी खुश। इस चक्कर में क्या होता है, बस एफर्ट मारता जाता है, नंबर बढ़ जाता है उसका। याद रखना सबसे ज्यादा नंबर ड्रॉपर में एवरेज बच्चे का बढ़ता है। आज तक इतिहास रहा है नीट का, कभी भी कोई ड्रॉपर AIR 1 नहीं आया है। 2019 में एक आया था, 2019 नहीं 2020, उसमें कोविड के टाइम पे जो आया था, जो AIR 1, वो भी कैसे आया था, उम्र कम थी उसकी, और उम्र कम थी तो 12वीं में भी उसकी प्रिपरेशन अच्छी थी, बाद में उसको क्या करना पड़ा, देना पड़ा, मतलब ड्रॉप लेना पड़ा। और एक और बच्चा है मैं तुम्हें बताऊं, उससे पहले आया था, ठीक है, जो ऑल इंडिया रैंक सेकंड आया था, जो ड्रॉपर से था, आई थिंक राजस्थान का ही वो बच्चा था, क्या तो उसका नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, वो ऑल इंडिया रैंक सेकंड आया था। तो ड्रॉपर से आज तक AIR 1 जो नीट का एक्चुअल पेपर था, सॉरी नीट हटाओ यार, AIPMT मैं बोलता हूं, अब इसमें तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, AIPMT में आज तक कोई ड्रॉपर AIR 1 आया ही नहीं। अब तुमको एक बात मैं बताऊं, टॉप 100 के अंदर सबसे ज्यादा वो होता है 12th का बच्चा होता है, उसे टॉप 500 में होता है सबसे ज्यादा 12th का बच्चा, लेकिन टॉप 500 के बाद वो कैसे गायब होता है ना, पता ही नहीं चलता। उसके बाद पता है कौन आता है, देखो ड्रॉपर्स क्या है, ऐसा नहीं ये मेहनत करके गए हुए लोग हैं, इनके पास क्या होता है ड्रॉपर, वो मैक्सिमम ड्रॉपर ड्रॉपर क्यों बना, या तो कुछ गलती कर दी उसने, और नहीं तो दूसरा क्या रहा, दूसरी प्रॉब्लम ये रही कि भाई साहब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था वो, इसलिए वो नहीं पहुंच पाया। अदरवाइज मैं तुमको बताऊं, ड्रॉपर क्या होता है ना, सीमित रह जाता है, कहां सीमित रह जाता है, हार्ड वर्क और वो नंबर में सीमित रह जाता है, उसको बस सिलेक्शन चाहिए होता है, पहले प्रायोरिटी ये होती है, तो रैंक पे उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर पाता है वो, इसीलिए मैक्सिमम बच्चा ना सेलेक्ट हो जाता है, रैंक भले ही उतनी अच्छी ना है। तुमको रैंक से क्या मतलब है बे, तुम्हें कौन सी MBBS करने बाद कौन पूछ रहा है कौन से कॉलेज से पास आउट हो, अब कोई नहीं पूछने वाला आगे के जमाने में। इमरजेंसी में वहां के ही पूछेगा कि डॉक्टर साहब आपकी डिग्री पहले दिखाइए, कहना तू वो झापड़ मारे भाई यहाँ से, डिग्री देखने आए हैं, हमारी डिग्री देखिए, फिर कहिएगा हमारी बीवी की डिग्री ला के दिखाइए, फिर कहिए हमारे खानदान की डिग्री ला के दिखाइए, गजब हाल है। ऐसा थोड़ी पूछेगा तुमसे कोई डिग्री, आगे चल के डिग्री विग्री बहुत ज्यादा मतलब नहीं करती है, कॉलेज मैटर नहीं करता है, मेडिकल कॉलेज मैटर करता है दोस्त, मेडिकल कॉलेज कोई भी उठाओ, ठीक है, डॉक्टर कोई प्रोफेसर नहीं बनाता है, डॉक्टर खुद बनते हो। हाँ फर्क क्या होता है सर, एक अच्छे कॉलेज में एक बेकार कॉलेज में, कहने का मतलब जानते हो क्या फर्क होता है, कभी सोचा है कि एम्स को बड़ा अच्छा माना जाता है, MMC को बड़ा अच्छा माना जाता है, KGMC को अच्छा माना जाता है, SMS को बड़ा अच्छा, IGMC शिमला को, BHU को, PMCH को, DMCH को, NMCH को, इन लोगों को माना जाता है, UCMS को, BR अम्बेडकर को, इनको अच्छा कॉलेज माना जाता है। क्यों माना जाता है, कभी सोचा है आपने, नंबर ऑफ डेड बॉडीज पर पर्सन, समझ रहे हो मेरी बात को, पर पर्सन नंबर ऑफ डेड बॉडीज। हमारे तुमसे मैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के बच्चों से बात करा सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, प्राइवेट वाले भी हैं, सेमी गवर्नमेंट वाले भी हैं, गवर्नमेंट वाले भी हैं, टॉप नॉच वाले भी हैं, समझ रहे हो, मैं चारों सेगमेंट के बच्चे से बात करा सकता हूं। एक बोलता है सर 32 स्टूडेंट लगते हैं, एक डेड बॉडी मिलती है। अब एक लिवर के पे एक्सपेरिमेंट देखना है तुम्हें, ठीक है, कुछ सीखना है तुम्हें, पता चला तुमको डाइसेक्शन करना है, पता चला 32 गो स्टूडेंट खड़ा है लाइन में। वहीं एम्स की बात बताऊं तुम्हें, एक साल में एक डॉक्टर पे 1 करोड़ रुपया कम से कम भारत सरकार खर्च करती है। अब 5 साल में 5 करोड़ रुपया, उसके बाद कितना डॉक्टर बनता है, एगो डॉक्टर तैयार होता है, ठीक है। और मैं तुमको सच बताऊं एक बात, एम्स के अंदर अच्छी ब्यूटी क्या है कि उनकी फीस उतना है ही नहीं, पूरी साल की फीस जो होगी वो 1 लाख से ज्यादा नहीं टप पाएगी तुम्हारी,
समझ रहे हो? नहीं, पूरा मिसलेनियस वगैरह। कॉलेज में बहुत तरह के फीसेस होती हैं, कभी फेस्ट आएगा तो कभी फ्रेशर्स आएंगे तो कभी कुछ आएगा, कभी कुछ लोग हॉस्टल लेते हैं, कभी कुछ लोग कैंटीन लेते हैं, तरह तरह के वो होते हैं, उसमें बहुत तरह के मिसलेनियस चार्जेस। कुल मिला जुला के जोड़ ओढ़ के, मैं तो गया नहीं, तो मैं मैक्सिमम अंदाजा लगाता हूँ 1 लाख का, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग लोग फीस बताते हैं कि 5,000 8,000 लगता है, लेकिन उसमें फेस्ट की भी फीसेज आती रहती है बीच बीच में, ठीक है। तो मैं तुमको एक बात बताऊं कि मान के चलिए 1 लाख रुपया लग गया, तुमको तुम पे खर्चा कितना किया जा रहा है? 1 करोड़। कैसे खर्चा किया जा रहा है? बॉडीज एक एक दी जाती है भाई, 3 स्टूडेंट से ज्यादा एम्स के अंदर अलॉट नहीं कर सकते आप, पता है आपको? एमएमसी के अंदर अलॉट नहीं कर सकते आप, इसलिए वो टॉप कॉलेजेस हैं केजीएमयू के अंदर, इसलिए वहां जाना जरूरी है। बट एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, अब जिस तरीके से एक्सपांशन हो रहा है ना, उस तरीके से आप कॉलेज ले लो बस। कॉलेज लेके आपका हार्ड वर्क डिसाइड करेगा कि आप कितने बड़े लेवल पे जाओगे। मुझे याद है मेरी लाइफ में एक मतलब वो है, मैं बात करूंगा, मेरे सीनियर है वो, ही इज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर राइट नाउ इन राजस्थान, पोस्टेड इन भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, भिलवाड़ा नहीं, बांसवाड़ा, सॉरी, बांसवाड़ा में पोस्टेड है वो। तो मैं तुमको एक बात बताऊं, उन्होंने एमबीबीएस अपना कंप्लीट किया था 2018 में। मैं तुमको बताऊं, उसके बाद उनका कल्ट था कि मुझे यूपीएससी करना है, एक्चुअल में वो चाहते थे कि यूपीएससी करना, ठीक है। कहा जाता है यूपी बिहार वालों की संगत जहां पे आएगी वहां यूपीएससी जैसा एक ऐसा बहती हुई नाली है ना, जिसमें हर लोग एक बार हाथ डुबोना ही चाहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उनके अंदर जोश आया, यूपीएससी करेंगे। अब हुआ क्या, पीजी वीजी उनके सारे साथ के दोस्त दिए, पहले साल में उनका नहीं निकला। अब पीजी निकला नहीं तो एकदम डिप्रेस्ड हो गया, बिया। अब बिया हो गया तो अब क्या करें बेचारे, अब तो फंस गए, ना इधर के ना उधर के। समझ रहे हो मेरी बात को? अपोलो में आए, थोड़े दिन जॉब किए, उस टाइम पे हम लोग अपना रन कर रहे थे। उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा कि यार आ जाओ, 4 घंटे मुझे दे देना, बस बाकी अपना देख लेना, आप क्लिनिक अपना देखना, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है। तो हमने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जब मैं अपने यहाँ था तो हमने बुला लिया। अब उसके बाद हुआ क्या, मैंने उनको देखा, मैंने अपने ही रूम में, हम दोनों साथ ही रहते थे, तो हुआ क्या कि वहां पे मैं उनको हमेशा देखा करता था। सुबह वो आदमी उठता क्लास जाने से पहले, सुबह उठता, सबसे पहले 7 बजे उठ के पहले नोट्स रिवाइज करता। एक आता है तुम लोगों का मैरो, ठीक है, तुम लोगों को पता होगा, पीजी की प्रिपरेशन में अच्छा वो करता है, हालांकि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो मैंने देखा था, मैं सच बता रहा हूँ। मैरो का उन्होंने ले रखा था सब्सक्रिप्शन, अपना पूरा नोट्स बनाते थे वो रात को पढ़ के, सुबह उठ के ना पहले रिवाइज करते थे। वो रिवाइज करते गए करते गए करते गए, क्लास गए, क्लास लिया, क्लास के बाद घर आए तुरंत फिर रिवाइज करना, खाते वक्त रिवाइज करना, कुछ करते वक्त रिवाइज करना। उनका रिवीजन बहुत ज्यादा, मैंने उनसे एक ही चीज सीखी, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हुआ क्या, तुम मानोगे नहीं, उस ईयर एग्जाम देने बैठे कई सारे एमडी, कई सारे एमएस, मतलब पीजी करके, और ये क्या था, सिर्फ एमबीबीएस थे, क्योंकि इसके आगे तो उन्होंने पीजी करी नहीं थी। एग्जाम दिया, उन सब में सेलेक्ट होकर, पता है कितने लोगों ने एग्जाम दिया था? 1200 डॉक्टर्स ने एग्जाम दिया था एक साथ, ठीक है। और एक सीएमओ बना था, उसमें से एक सीएमओ चूज किया गया था उस समय, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई थी, कांग्रेस के ट्रांजिशन होने वाला था वहां पे। तो अब हुआ क्या, एक सीएमओ चूज करना था उन्हें, एक वेकेंट सीट खाली हुई थी, उसमें उस आदमी का नाम गया। उस दिन मैंने उससे क्या सीखा कि भैया जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, उसका हार्ड वर्क था, मैंने देखा है पूरा हार्ड वर्क अपनी आंखों के सामने। मैं सोया रहता था, वो नीचे बैठ के, नीचे जमीन पे बैठ जाते थे, बेड पे भी नहीं बैठते थे कि तू सोया हुआ है मैं सो जाऊंगा उसी पे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जमीन पे एकदम सुबह नहा धो के एकदम बढ़िया तरीके से बैठ जाते थे। हाँ, एक आध दो मतलब कहना नहीं चाहिए, वैसे डॉक्टर्स के अंदर जितना सीधे वो उनको समझते उतना होते नहीं है सब, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तुमको बताऊं, ऐसे माहौल में मतलब कितने धुएं उड़ जाते थे, ठीक है। और उसके बाद वहीं बैठे 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 रहते थे एकदम महादेव की तरह, भाई साहब 2 घंटा तक रिग्रस रिवीजन, रिग्रस रिवीजन, एक ही बात को, पन्ने को बार बार पलट के वो करना। तो बस एक चीज समझो कि मैंने तो उनसे एक ही चीज सीखा कि रिवीजन जितना करोगे उतना फायदेमंद है। एनीवे, कम टू द टॉपिक अगेन, हमने बात किया था लास्ट टर्न पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कभी कंफ्यूग्रेशन पे डिपेंड करती है? कुछ नहीं पढ़ के आए हो ना नालायकों? तो सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंफ्यूग्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। क्या बोला मैंने? कंफ्यूग्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीडेशन नंबर पे या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे। समझ रहे हो मेरी बात को? ऑक्सीडेशन नंबर पे या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे, इस पे डिपेंड करती है। अब आ जाते हैं केमिकल बॉन्ड के अंदर। केमिकल बॉन्ड ये पढ़ के आया करो, जो रिवाइज करा दिया उसके अगला टॉपिक ही बोलूंगा भाई। अब तुम रिवीजन करके आओगे ही नहीं तो बताओ क्या मतलब है फिर? रिवीजन कर, एक बार देख के आया करो। आप आज सोच के बैठो कि अगर आयनाइजेशन तक मास्टर ने करवाया था लास्ट टर्न पे, इसका मतलब आज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड मुझे पढ़ के जाना है, यहां से सवाल आए, यहां से आज अपन रिवीजन करेंगे। हर दिन कोशिश करो, नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे पूरा पीटी पढ़ के आओगे, और पूरा पीटी मैं टेलीग्राम में मैसेज भी डाल दूंगा, एग्जाम पहले देख लेना कि पूरा पीटी एक बार रिवाइज करके आना, मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा। देख बेटा सुन, मेरी बात को समझ, मैं तुझे बता रहा हूं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। मेरी और तेरी एज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मैक्सिमम बड़ा हूं, कितने साल के हो तुम लोग?
मैक्सिमम कितने साल? 18 साल के हो? नहीं तब तो ठीक है यार। देखो अगर तुम 22 के भी हो ना तो भी तुमसे 4 साल में बड़ा हूं, और मैं तुमको बोलूं कि मेरे और तुम्हारे में बहुत अंतर नहीं है, फिर 22 को मैं तुम में मान लेता हूँ, 5वां ड्रॉप है तुम लोगों का। झूठ बोलते हो, चुप चुप चुप। 22 और 24 भाई, अगर तू ना 24 छोड़, मैं कह रहा हूं ना 4 महीने का मैं तुझे अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। रिगरस मेहनत और कोर रिवीजन ने तुझे कुछ भी सिखा सकता है, कुछ भी सिखा सकता है। इकोलॉजी में पढ़ के आऊंगा 15 दिन बाद, तुमसे डिस्कस करूंगा। बताओ तुम बायो का एक चैप्टर, मैं पढ़ के आता हूं और डिस्कस करेंगे अपन। देखना, मैं तुमको इसलिए नहीं, तुम मुझसे ज्यादा जानो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ के आऊंगा। एमडी सर का लेक्चर खोलूंगा, पूरा पढ़ के आऊंगा, तरुण सर का पूरा पढ़ के आऊंगा, दोनों डिस्कस करते हैं। मैं तुमको सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूं, कोर रिवीजन बहुत कुछ करवा सकता है। हमारा सब्जेक्ट अलग है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में पैरेलल में कर। फिजिक्स कर लो, सेमीकंडक्टर डन, पूछूंगा मैं। अच्छा चलो तुम्हारे चैप्टर का चॉइस दे देता, बायो में भी उठा लो, चलो जाओ और बोलो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है चलो। और बायोलॉजिकल क्लास नहीं, एक चैप्टर दो, एक चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डन चलो। और इसके अलावा फिजिक्स में बता दो, फिजिक्स में भी है। हक। अरे बड़ा सेगमेंट चूज करो, मॉडर्न चूज करो, वेव चूज करो। अच्छा चलो, अच्छा चलो, सुनो सुनो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डन, 15 दिन बाद, ठीक है। अब मैं ये बात कह रहा हूं, दोनों पढ़ के आओ, दोनों पढ़ के आते हैं मस्त, ठीक है। एक बार ज्यादा नहीं, 10-10 सवाल का डिस्कशन करेंगे। और मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, मैं तुमको ये प्रूव करूं, मेरे को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मुझे लगता है 2-3 टॉपिक बस ढंग से याद है, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आता था, और 2-4 ऐसे ही टॉपिक, यही मेजर मेजर थे। वाटसन एंड क्रिक वाला वो सवाल इधर पूछता था, और इधर आ जाओ तो ये कौन सा वाला पूछता था, माइस वाला वो जो एक्सपेरिमेंट था, हार्डिन, क्या नाम था, हर्सी चीज एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये था। ये वॉटसन क्रिक, हर्सी चीज, इधर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सवाल था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये 5 मेजर थे जिनको कभी नहीं छोड़ना था, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक थे, थोड़ा बहुत याद है, एनीवे। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये 5 मेजर टॉपिक थे जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। अरे तो जान लोगे तो क्या दिक्कत है उसमें। हमारे टाइम पे ये 5 मेजर स्लॉट डिफाइन थे कि भैया इनको 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 नहीं छोड़ना है, ये एग्जाम्पल पकड़ के रखना है। तो ये बड़ा क्लियर था, धागे से बांध रखा था चैप्टर में, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। बाकी सब चीजें तो आप वहां याद भी कर सकते हैं, ये चीजें बस आपको ये टॉपिक अच्छे से होना चाहिए। एनीवे, हम क्या कह रहे थे, मेन बात कि इससे पता है क्या, बस केवल कि मेहनत करके तुम कुछ भी कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि मेहनत बस करो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड कितने तरह का होता है? पहला कौन सा? दूसरा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जहां जरूरत पड़ती है, आज जहां पे ना पड़े। तुम्हारा मित्र कहां रह गया? भाग गया, घर भाग गया है? बहुत बड़ा नालायक है यार, गधा कहीं का, खच्चर। इधर सुनो, हट, पकड़ के उसको ले आओ, कहो घर जा रहा है। ए घर और मत जाना रे, हमारी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, जाना, सुनो सुनो, हम तुमको बता रहे हैं, तुम जाओगे, देखो जितना दिन के लिए जाओ, जाओ, मैं कह रहा हूं जाओ, जितना दिन जाओगे, पहले हमारी बात गांठ बांध लेना, तुम्हारा उतना दिन बर्बाद होगा, पढ़ तो नहीं पाओगे। जो लोग सोच के जाएंगे ना मैं पढ़ने जा रहा हूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तुमको बता रहा हूं, किसी से पढ़ाई नहीं होने वाली है। कोशिश करना, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जाना हार्डली 2 दिन के लिए, मैं भी जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं, मैं पता है तुम्हें, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा 15 और 16 जाऊंगा, 17 को फिर सुबह यहां मिलूंगा मैं, तो मतलब तुम्हारे बीच नहीं मिलूंगा, 17 को देखना शाम को यूट्यूब पे दिख जाऊंगा। 15 और 16 को मैं इसीलिए जा रहा हूं, पता है क्यों? मोह माया में नहीं पढ़ना है बे, मोह माया में पढ़ोगे, मैं तुमको बता रहा हूं। मेरे घर वाले भी गुस्सा हुए कि क्या आदमी है यार, मतलब इतना 11 साल हो गए इसको, मतलब ही नहीं है। नहीं मतलब है, हमारा गोल ही अलग है पहले, ठीक है। वो रहेगा तो जीवन में सब पूछेगा, नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा भाई। हाँ समझ रहे हो? 2 दिन से ज्यादा नहीं, 2 दिन से ज्यादा नहीं, ठीक है। 2 दिन जाओ, क्योंकि देखो जितना दिन जाओगे ना तुम, उतना आने के बाद, देखो तुम बच्चे हो, ठीक है, मैक्सिमम लोग इमोशनल हो जाओगे, 1 दिन और बर्बाद होगा तुम्हारा, समझ रहे हो? इमोशनल हो जाओगे। गलती से एक चीज समझो, घर जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, और इसलिए जाओ पैसा लेना, चले आना चुपचाप। समझ रहे हो? उद्देश्य 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 यही रखना कि घर जाना, पैसा लेना, चले आना। मैं तो इसी उद्देश्य से जाता था भाई, पैसा मिल गया, भाड़ में जाओ, अब चलो मेरा काम हो गया। अब मैं
मैं कंफर्ट में मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए, बिकॉज आई नो, मुझे इतना भरोसा है कि मेरा विजन अच्छा है, मैं अच्छा करूंगा, उसके लिए मुझे चाहिए पैसा, पैसे से मिलेगा मुझे कंफर्ट, लाओ दो पैसा, बस एक हफ्ते बाद रवाना। इधर आओ, सुनो अब सुनो, अब सुनो सुनो, 2 दिन से ज्यादा नहीं जाना है ना, 2 दिन जाओ, 2 दिन से ज्यादा नहीं। अब आ जाओ, इधर आ जाओ, ए चुप रहो, ए दीदियों इधर आओ, सारे लोग, ए इधर आओ, इधर आओ, इन लोगों को राखी कौन बांधेगा बे? इधर आओ, इधर आओ, सुनो सुनो। एनीवे, लास्ट टर्न पे हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था। चलिए देखिए दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। एस के पास कैसा नेचर था ये मुझे बताओ। एस कैसा था बोल बेटा? एंगुलर। और पी कैसा था? एस को क्या रिक्वायरमेंट थी किसकी? और पी को किसकी रिक्वायरमेंट थी? किसकी रिक्वायरमेंट थी? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब कि पी के पास था डायरेक्शनल, एस के पास था एंगुलर। पी को क्या चाहिए था? एंगल। और एस को क्या चाहिए था? इस चक्कर में क्या हुआ कि एस और पी ने बोला कि भाई अपन क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। एस और पी ने क्या बोला? मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स। अब सुनना जरा गौर से, मान लो एक बात समझो, एस के पास क्या क्या होता है? पी कितने तरह का है? 3 तरह का है। एक कौन सा है बोलो जल्दी? पी एक्स। और कौन सा है? पी वाई। और कौन सा है? पी जेड। सुन बेटा, अगर एस और पी एक्स मिक्स हुए तो क्या बनेगा बोल जल्दी? हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या बनेगा? क्या नाम बनेगा? एस और पी एक्स मिक्स हुए तो एस पी। क्या बनेगा? एक ही पी मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? मान ले अगर एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई मिक्स हो रहा है, तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसके बाद एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड मिक्स हुआ तो क्या बने? sp3। अब बता, पी खत्म हो चुका है या नहीं खत्म हो चुका है? अब किसकी शुरुआत होगी? डी की। तो अब कौन मिक्स होगा? एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी। अब कौन सा डी? डी तो 5 तरह के हैं, अब यही पता करना होता है तुम्हें, इसी पे सवाल बनता है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे कितना हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? sp3d। अरे हाँ ना बोलो भाई, आगे आ जाओ। एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी क्या बन जाएगा? प्लस डी क्या बन जाएगा बोलो जल्दी? sp3d2। क्या हो गया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, सुनो सुनो सुनो। एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी, क्योंकि डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। अभी तक हमने यूज कितने किए? 2। अब इसके बाद आ जाओ, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी क्या बनेगा बोलो जल्दी? sp3d3। अरे हाँ ना बोलो भाई। इसके बाद डी क्यों नहीं मिक्स होता है सर? क्योंकि एक बात मैं तुम्हें बताऊं, एक तो एनर्जी गैप इतना बढ़ गया कि मिक्सिंग पॉसिबल है नहीं। दूसरी चीज मैं तुम्हें बताता हूं कि एक, अगर हम बात करें सेंट्रल एटम के अराउंड, कितना एटम रखना चाहोगे भाई? जो मैक्सिमम एटम जो पाया जाता है वो कितना? IF7 वाला केस कहा जाता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। IF7 मैक्सिमम कितने एलिमेंट जुड़ सकते हैं? 7। वो भी कौन से जुड़ सकते हैं? जो छोटे साइज के हैं। इसीलिए हमेशा जब भी 7 या 6 बॉन्ड बनता है, तुम एक चीज देखना, फ्लोरीन वहां पे ही प्रेजेंट होता है, वहीं पे फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। जब भी 6 या 7 बॉन्ड बनता है, 7 बॉन्ड तो फ्लोरीन में ही बन सकता है, क्लोरीन में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि साइज बड़ी है, टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन आपस में ही होने लगेगा, स्टेरिक स्ट्रेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्टेरिक स्ट्रेन। और मॉलिक्यूल रहेगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा। इसीलिए 7 से ज्यादा नहीं वो होता है, ठीक है? तो ऑर्बिटल कितने यूज हुए? 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात समझ में आई या नहीं? अब सुनना जरा गौर से, मेरी बात को सुनना। शेप ऑफ मॉलिक्यूल कौन डिसाइड करता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल का शेप कौन डिसाइड करता है? लोन पेयर या फिर सिग्मा पेयर? अरे हाँ ना बोलो भाई। अब तुमको करना क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर प्लस सिग्मा पेयर। क्या पाई का कोई लेना देना है क्या शेप में? तो लोन पेयर और सिग्मा पेयर को किसको बोलो जल्दी? लोन पेयर और सिग्मा पेयर को। जो अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, लोन पेयर और किसको? सिग्मा पेयर को। इन दोनों को सम करना होता है। क्यों करना होता है इसकी बात को मैं लॉजिक दूंगा, अभी वेट करो, बस मैं कह रहा हूं लोन पेयर प्लस सिग्मा पेयर को जोड़ोगे तो कुछ नंबर आएगा, उसे हम कहेंगे स्टेरिक नंबर। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी? अगर ये स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है, अगर ये स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है, क्या बोला मैंने? स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है, इसका मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिट, कितने नेचुरल ऑर्बिटल यूज हुए हैं? 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे भाई, 2 ही बनेंगे। जितने ऑर्बिटल यूज होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यानी यहां कितने ऑर्बिटल यूज हुए?
यहां, 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 यहां। यानी कि स्टेरिक नंबर अगर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? अगर स्टेरिक नंबर 3 आया तो, अगर 4 आया तो, 4 आया तो क्या बनेगा? 5 आया तो sp3, और 6 आया तो, और 7 आया तो sp3d2, और 7 आया तो कितना बनेगा? 7 आया तो sp3d3 बनेगा। बोलो हाँ या ना? अब जरा गौर से समझना, इस स्टेरिक नंबर के बारे में बस तुमको पता करना था। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज हम आते हैं मेन बात पे अपने। लास्ट टर्न पे मैंने तुम्हें बताया था कार्बन का एक बात बताओ, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कंफ्यूग्रेशन 1s2 2s2 2p2। अरे होता है या नहीं होता है भाई? ये क्या हो जाता है? 2p2 हो जाता है। अब जरा गौर से सुनना, मैंने कहा कि अगर मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आगे भेज दिया, पेयर्ड है तो एक्साइट हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये कौन सा कंफ्यूग्रेशन हो? ग्राउंड स्टेट। अगर हम बात करें, ये क्या बना? 2s1, और ये क्या बन गया? 2p3। क्या बन गया? बोलो बेटा, 2p3। तो एक बारी मैं बना देता हूं, ये s बन गया आपका, और ये क्या बन गया? p बन गया। अब देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। p में कितने बचेंगे? 1 2 और 3। पक्की बात है। एक कौन सा ऑर्बिटल है? s। एक कौन सा ऑर्बिटल है? px py pz। है या नहीं है? ये मुझे बताओ। अगर मान लो कार्बन हाइब्रिडाइज नहीं होता, अगर मान लो कार्बन हाइब्रिडाइज नहीं होता तो क्या होता? यहां पे जरा गौर समझो, एस की मिक्सिंग किससे हो रही है? एस की मिक्सिंग पीएक्स, और किसके साथ हो रही है? पीवाई, और किसके साथ? पीजेड। अभी मिक्सिंग हो रही है। अगर नहीं होता तब की मैं बात कर रहा हूं, तो सुनना जरा गौर से। अगर हाइब्रिडाइज नहीं होता, यहां पे लिख रहा हूं, अगर हाइब्रिडाइज नहीं होता, क्योंकि एनसीईआरटी में पूछा गया है, इफ इन मीथेन कार्बन डू नॉट हाइब्रिडाइजेस देन व्हाट, वो सवाल पूछेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें, अगर हाइब्रिडाइज नहीं होता, अगर हाइब्रिडाइज नहीं होता तो क्या होता? भैया एक बात समझना, एक हाइड्रोजन कहां जाके चिपकता? एस में। एक बात तो, एस और किससे मिल रहा है? ऊपर से एस से। हाइड्रोजन के पास भी क्या है? एस ही है। तो एस प्लस एस कैसे है? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? अगर नॉन डायरेक्शनल है तो जो बॉन्ड बनेगा वो डायरेक्शनल बनेगा या नॉन डायरेक्शनल? मुझे पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में ये बॉन्ड बना, मुझे पता ही नहीं चला कौन से डायरेक्शन में ये बॉन्ड है। अब सुनना जरा गौर से, एक बॉन्ड किससे जाके चिपक रहा है? पीएक्स। एक ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है और एक ऑर्बिटल डायरेक्शनल है। तो अगर हम बात करें नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल मिलके क्या मिलेगा? डायरेक्शनल नेचर। अब यहां पे ये एच आके जुड़ा, किससे जुड़ा? मान लो पीएक्स से। किससे जुड़ा? पीएक्स। अच्छा, दूसरा किससे जुड़ेगा? पीवाई। किससे जुड़ेगा? पीवाई, पीवाई से। और तीसरा किससे जुड़ेगा? पीजेड। एक बात मुझे बता, पीवाई पीएक्स और पीजेड में एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? ये मुझे बताओ, कितने डिग्री का आ रहा है? 90। ये 90 डिग्री एक्चुअल एंगल आ रहा है, समझ रहा हो मेरी बात को? हाँ या ना? 90 डिग्री, सॉरी सॉरी, हमारी परसेप्शन है, ठीक है, परसेप्शन है हमारा कि 90 डिग्री आना चाहिए। लेकिन जब हमने CH4 को देखा, जब हमने CH4 को देखा तो हमने क्या देखा? हमने देखा CH4 के अंदर कितना एंगल पाया जाता है? 109 डिग्री। कितना पाया जाता है? 109 डिग्री। यानी कि अगर हम बात करें, हमारी एक्सपेक्टेशन कितने की थी? 90 की, और हमारा जो एक्सपेरिमेंटल एंगल आया वो कितने का आया? बोलो जल्दी। 109 का। मतलब एक बात बताओ, एंगल पहले से कम है या पहले से ज्यादा है? अब ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सुनना। और दूसरी बात, यहां तो एक बॉन्ड कैसा था? नॉन डायरेक्शनल, और वहां जाने जाते ही क्या बन गया? डायरेक्शनल। कैसे बना सर ये? सुनो जरा गौर से। एक बात मुझे बताओ, क्या यहां पे एस और पी की मिक्सिंग हुई है? ये पहले मुझे बताओ, क्या ये हाइब्रिडाइज हुआ है? नहीं हुआ है। अरे हाँ ना बोलो। हाइब्रिडाइज नहीं हुआ तो सबका इंडिविजुअल एंगल आया। क्या आया? इंडिविजुअल एंगल। अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या ये हाइब्रिडाइज हुआ या नहीं हुआ? हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन में एस के पास क्या था? एंगल। और पी के पास क्या था? डायरेक्शनल नेचर। एस ने अपना क्या ट्रांसफर किया है? एंगल। और पी ने अपना क्या अब इस वजह से क्या था, जो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड था वो कैसा बन गया? पहले तो डायरेक्शनल। अब एस के पास क्या था? एंगल। और पी को जरूरत किस बात की थी? एंगल की। अरे हाँ ना बोला। बोला देख, तेरे पास एंगल की जरूरत है, मैं तुझे अपना नेचर शेयर कर देता हूं, तू मुझे अपना नेचर शेयर कर दे। बोला इसमें तेरा क्या फायदा और मेरा क्या फायदा? बोला देख, तू किससे जूझ रहा है? एंगल से जूझ रहा है, मैं तेरे को एंगुलर नेचर प्रोवाइड कर दूंगा, तेरा एंगल बढ़ जाएगा। और तू समझ एक बात को, मैं किससे जूझ रहा हूं? मैं नॉन डायरेक्शनल नेचर से, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, तू अगर जैसे ही पी कैरेक्टर देगा मेरे अंदर थोड़ा डायरेक्शनल नेचर आ जाएगा और मेरे बॉन्ड को भी आइडेंटिटी मिल जाएगी। और उस दिन से केमिस्ट्री में जन्म हो गया किसको? बॉन्ड आइडेंटिटी का। किसका जन्म हो गया? बॉन्ड आइडेंटिटी। तो एक टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड की पहचान कैसे करें, कौन सा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से मिलकर बना है। समझ रहा हो मेरी बात को? पी पाई है, डी पाई है, डी पाई डी पाई है, समझ रहा हूं मेरी बात को? ये सब डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें,
अगर मेथेन हाइब्रिडाइज नहीं होता, एक एक बात पे मुझे बताना, एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ट्रू और फॉल्स? अगर मेथेन में कार्बन हाइब्रिडाइज नहीं होता तो 90 डिग्री एंगल नहीं पाया जाता। पक्की बात है? क्योंकि मेथेन में कार्बन हाइब्रिडाइज हुआ है तो ही एंगल 90 डिग्री नहीं पाया जा रहा है, वरना तो पाया जाता अंकल जी। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, मेथेन में जो कार्बन हाइब्रिडाइज है वो ग्राउंड स्टेट में है या एक्साइटेड स्टेट? अच्छा, जब मेथेन में कार्बन हाइब्रिडाइज हो रहा है तो डायरेक्शनल नेचर कौन से ऑर्बिटल का बढ़ रहा है, और एंगल किसके बीच बढ़ रहा है? अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर सुनना सुनना सुनना, अगर मेथेन में कार्बन हाइब्रिडाइज नहीं होता तो उसके चारों बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते। फॉल्स। अब सुनना, एक बात तो, पी कैसा है? डायरेक्शनल है। और एस कैसा है? फुटबॉल फेंक के किसी को मारो और एरो फेंक के किसी को मारो, चोट कहां ज्यादा लगे? मतलब जो डायरेक्शनल है, समझ रहे हो मेरी बात को? जो डायरेक्शनल है वो हिट ज्यादा करेगा, मतलब उसकी पावर ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना, डायरेक्शनल नेचर कौन प्रोवाइड करता है, और एंगुलर नेचर। तो डायरेक्शन से हमेशा मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है बॉन्ड को, क्योंकि आसानी से वो किसी में क्या हो सकता है, जैसे तीर को चला के मारूं तो वो घुस सकता है तुम्हारी बॉडी के अंदर या नहीं, वैसे ही जो पी ऑर्बिटल होता है वो आसानी से क्या कर सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर बहुत डीप तक पेनिट्रेट कर सकता है। एंड थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, क्या बोला मैंने? थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली, जो पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इस बात को आगे भी जिक्र करूंगा। अभी ऐसे समझो कि मैंने एक एरो चला के तुम्हें मारा और मैंने तुम्हें एक फुटबॉल चला के मारा, बताओ चोट किस में ज्यादा लगेगी? एरो में। डीप डाइव पेनिट्रेट कौन कर पाया? एरो। अरे हाँ ना बोलो भाई, मानते हो या नहीं मानते हो? ऐसे ही पी ऑर्बिटल कैसा है समझना, दो बातें समझना बहुत जरूरी है। एक एस ऑर्बिटल, ये स्फेरिकल है, इसकी लेंथ L1 मानता हूं, ठीक है, इसकी लेंथ L1। और ये L2, ये समझना, ये पी ऑर्बिटल है, इसकी लेंथ L2 मानता हूं। किसकी बड़ी किसकी छोटी? L2 की बड़ी और L1 की छोटी। याद रखना, सेम शेल में हमेशा P जो होता है वो लंबा होता है, P जो होता है वो लंबा होता है। और ये बात इतनी बड़ी बात है ना कि अभी आगे देखना कितना बड़ा यूज आएगा इसका। जब PCl5 का एग्जाम्पल था तो TBP स्ट्रक्चर था या नहीं था, ये मुझे बताओ। एक्सियल बड़ा था या इक्वेटोरियल? सारे बोलो, सबके सब। एक्सियल या इक्वेटोरियल? तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ लंबी थी या नहीं थी? अभी थोड़े टाइम बाद ऑर्बिटल जब पढ़ लोगे ना तो सवाल ये बनेगा, एक्सियल पे कौन सा ऑर्बिटल रखा जाना चाहिए? पी रखा जाना चाहिए या कुछ और रखा जाना चाहिए? तो आंसर क्या आएगा? लेंथ किसकी लंबी है? पी की। अरे बोलो भाई, किससे लंबी है? तो एक्सियल पोजीशन पे कौन जाएगा? अब सुनना, एक और बात सुनना, मूर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है या छोड़ के रखता है? अगर खींच के कोई रखेगा, सोचना, खींच के अगर कोई रखेगा तो ये लेंथ जो है ये बड़ी होगी या नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूक्लियस से दूर रखना होगा या नहीं रखना होगा? एस ऑर्बिटल का यूज करेगा या पी ऑर्बिटल का? बस आएगा ये सब आएगा। अभी अभी तुम्हारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि एक्सियल में पी को ही क्यों रखते हैं। समझ में आई मेरी बात? अरे हाँ ना बोलो यार। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यहां पे ढंग से सुनना। ये सारी बात तो हो गई, अब सुनना जरा गौर से। 109 डिग्री, ये सारी बातें तो क्या ही बताया जाए, कुछ तो नहीं बताया जाए। हाँ, एक सवाल पूछ रहा था मैं तुमसे कि अगर मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, अगर ये हाइब्रिडाइज नहीं होता तो उसके चारों बॉन्ड स्ट्रांग होते। गलत है। अरे भाई, 3 के अंदर पी कैरेक्टर था और चौथे के अंदर एस। मजबूती तो पी देता है, एस तो सिर्फ एंगल बढ़ाता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इसके 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते चौथे से, ये कहता तो चलता भी। अरे हाँ ना बोलो भाई। आप कह रहे हो चारों बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते, अरे भाई चारों बॉन्ड तब स्ट्रॉन्गर बने जब वो हाइब्रिडाइज हुआ है। अरे हाँ ना बोलो। मैं बोलता हूं, 2 बॉन्ड लेंथ आर ग्रेटर इन लेंथ कंपेयर टू अदर 2 इन केस ऑफ अनहाइब्रिडाइज कार्बन इन मेथेन। गलत है या सही है? अरे भाई, 3 की लेंथ तो एक बराबर होगी, चौथे की पता ही नहीं है। अरे हाँ ना बोलो। अगर कार्बन मेथेन में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इसीलिए एस वाला जो बॉन्ड पहले नॉन डायरेक्शनल था वो क्या बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ चुका है। बस यही बात होती है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में पहली डेफिनेशन लिखेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लिखवा दिया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सब ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हाइब्रिडाइजेशन में एक और बात बता दीजिए छोटी सी मेरे भाई, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज होते हैं या ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज? कौन हाइब्रिडाइज होते हैं? कौन हाइब्रिडाइज?
कौन कौन? मार्क माय वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन 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 हाइब्रिडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल? याद रखना, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ। तो एक लाइन लिखो, इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेस कॉमा नॉट इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिख लेना, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज नहीं होते। इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेस कॉमा नॉट इलेक्ट्रॉन, कॉमा नॉट इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिख लोगे क्योंकि आधे लोग फिर पढ़ते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेस नॉट इलेक्ट्रॉन, अब समझ ही नहीं पाते क्योंकि कॉमा तो भूल जाते हैं बीच में, समझ रहे हो? तो इसलिए हिंदी में भी लिख लेना, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज नहीं होता। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, कार्बन क्या ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइज हो सकता है? काहे भाई? अबे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में फर्क किस बात का है? इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज का। और मैंने तुमसे अभी क्या बोला, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज थोड़ी होते हैं। कौन हाइब्रिडाइज होता है? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मान लो कार्बन अगर ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइज करता तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी देखो कैसे होता। ये हाइब्रिडाइज कर जाते कि नहीं कर जाते, ये मुझे बताओ। अरे बोलो भाई, अगर सिर्फ ग्राउंड स्टेट में ये हाइब्रिडाइज करते, मतलब इन्हीं के थ्रू ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो अभी क्या बनता है देखो जरा गौर से। ये कार्बन है, लेट सपोज अगर मैं तुमसे बात करूं, ये कार्बन है, यहां पे समझना, ये क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन, ये दो मैंने क्या जोड़ दिए, लेट सपोज ये हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपको क्या दिखेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक कटोरा कैसा दिखेगा, खाली। अरे कार्बिन का नाम सुना है या नहीं सुना है, ये बताओ। कितने कार्बिन होते हैं, सिंगलेट भी और ट्रिपलेट भी? अरे हाँ ना बोलो। तो अगर हम बात करें कि कार्बन के मान लो दो ही तीन तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते, तो क्या बनता है यहाँ पे कार्बिन। मान लो दो ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइज होते, लेट सपोज मैंने कहा कि ये समझो यहाँ पे दो ही हाइब्रिडाइज होते, ठीक है, दो एक्साइट स्टेट में भेज दिया तुमने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में डाल दिया। अब मैंने बोला सर दो ही ऑर्बिटल को मुझे जरूरत है हाइब्रिडाइज कराने की, तो बताओ मैं करा सकता हूं? यस यू करा सकते हो, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। तो एक और लाइन लिखो, एक और लाइन लिखो, इन हाइब्रिडाइजेशन, in hybridization, since orbital hybridizes not electron, since orbital hybridizes not electron, since orbital hybridizes not electron, hence promotion or excitation of electron, promotion or excitation of electron, promotion or excitation of electron is not essential condition, is not essential condition, is not essential condition prior to hybridization। क्या लिखा मैंने, बोल। हेंस के बाद ना, हेंस प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन को मार्क कर लेंगे, नॉट नेसेसरी कंडीशन, इज नॉट नेसेसरी कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइज होने से पहले प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन से पहले, प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। अगले पॉइंट लिखो, ओनली दोज ऑर्बिटल विल हाइब्रिडाइज, ओनली दोज ऑर्बिटल विल हाइब्रिडाइज, ओनली दोज ऑर्बिटल विल हाइब्रिडाइज, ओनली दोज ऑर्बिटल विल हाइब्रिडाइज which form sigma bond, which form sigma bond or keep lone pair, or keep lone pair, form sigma bond or keep lone pair, only those orbital will hybridize which form sigma bond or keep lone pair, or keep lone pair, और कीप लोन पेयर, ठीक है। अब ये वाला लिखोगे, एक और पॉइंट लिखोगे, सेम शेल में, सेम शेल में, सेम शेल वाले सबशेल के लिए, सेम शेल वाले सबशेल के लिए एस छोटा पी बड़ा, एस छोटा पी बड़ा,
ब्रैकेट में लिख लेना लेंथ वाइज, लेंथ वाइज। और ये फोटो चिपका लो तो कॉपी के अंदर तुरंत, ये वाली फोटो तुरंत चिपका लो उसके जस्ट नीचे। फोटो चिपका लो, ठीक है। अब उसके बाद से इसमें हाइब्रिडाइजेशन में ये छापो पहले, अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बताता हूं। नहीं ये नहीं छापे हुआ, ये वाला छापो डायरेक्ट। इसके बाद क्वेश्चंस लिखते हैं। आप ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, अंदर वाले ऑर्बिटल को छोड़ कैसे दोगे आप? मिक्सिंग किसकी की जाती है? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की। ऑर्बिटल कोई फिक्स चीज थोड़ी है, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। विदाउट इंटरमिक्सिंग आप बाहर का कैसे मिक्स कर सकते हैं? एक्साइड का, एक्साइड का, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अरे कार्बीन बनता कैसे है भाई फिर? अगर नहीं होता तो कार्बीन बनता कैसे? सिंगलेट और ट्रिपलेट आता कैसे? ठीक है, आप वहां पे भी पढ़ते हो, आप रेमन टिमन रिएक्शन के अंदर लिख लो। रेमन टिमन रिएक्शन के अंदर कार्बीन के बारे में पढ़ोगे, रेमन टिमन रिएक्शन में पढ़ोगे एक तो, और उधर अमीन वाले चैप्टर में नाइट्रीन और ये कार्बीन दोनों पढ़ोगे। एक और बता दे रहा हूं, बेंजाइन मैकेनिज्म इधर तुम पढ़ोगे, क्या कहा जाता है डाउ प्रोसेस के अंदर, हेलो अल्केन हेलो एरिन्स के अंदर, क्लोरोबेंजीन से वो फिनॉल का जो फॉर्मेशन दिया गया हेलो अल्केन हेलो एरिन्स में, वहां पे पढ़ोगे। तो लिख लो कि रेमन टिमन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वैसे भी। रेमन टिमन रिएक्शन के अंदर कार्बीन का कंसेप्ट आता है, इंटरमीडिएट वहां पे वही बनता है। ऐसे ही लिख दो। अबे तुमको याद रखने से मतलब है भाई, खूब अंग्रेजी में हम लिखवा दे, तुमको याद देना रहे तो उसका मतलब क्या है? लिखो रेमन टिमन रिएक्शन के अंदर, अरे छत पे लिखना, छत पे, इनऑर्गेनिक में मत लिख देना यार, ऑर्गेनिक की बात है, लिखो ना किनारे। हाँ लिखो छत पे, लिखो रेमन टिमन रिएक्शन के अंदर, रेमन टिमन रिएक्शन के अंदर, रेमन टिमन की स्पेलिंग नहीं आती है, तुम छोड़ दो नीट की तैयारी। लिखो रेमन टिमन रिएक्शन के अंदर, 12वीं कैसे पास किए बे? अच्छा नहीं, तुम लोग तो कोरोना में पेपर दिए थे ना। लिखो लिखो लिखो, रेमन टिमन रिएक्शन के अंदर, देखो खुद ही कहते हैं बुजुर्ग नहीं, और खुद ही कह रहे हैं कोरोना में पेपर नहीं दिए थे, समझ रहे हो? हेंस प्रूव्ड। लिखो रेमन टिमन रिएक्शन के अंदर कार्बीन इंटरमीडिएट पढ़ने को मिलेगा, बस दोनों बात रिलेट हो गई। कार्बन इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए रेमन टिमन को याद भी रखना, ठीक है। कार्बन इंटरमीडिएट पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये छाप लिया आप लोग? ये नहीं छापे? चलो इसके लिए फिर जगह छोड़ो तुम लोग, अच्छा जल्दी छापो फिर, आज टॉपिक को आगे बढ़ाना है भाई। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम और इक्वल एनर्जी, ठीक है। एक बार वापस सारे लोग बोलेंगे, फटाफट लिखना, छोड़ो सारे लोग इधर देखो। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी इज नोन एज व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी लाइन जो इंपॉर्टेंट अभी तक की है वो क्या है, कि अगर हम बात करते हैं आपसे किसकी, कि डायरेक्शनल नेचर हमेशा बॉन्ड को क्या देता है? मजबूती, और एंगुलर नेचर क्या देता है? हमेशा एंगल। दूसरी बात इंपॉर्टेंट। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, only those orbital will hybridize which form sigma bond or keep lone pair, because shape is basically what? Shape is integration of direction, और उसी डायरेक्शन से हम ये पता करते हैं कि मिक्सिंग किस किस डायरेक्शन में हुई है, अंदाजा लगाते हैं। बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, जिसका प्रैक्टिकल लॉजिक अभी तक नहीं मिला है ना। इधर अगर मैं बात करूं हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, अगर इनऑर्गेनिक में बात करता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन, उधर बात करता हूं तो हाइपर कंजुगेशन। जितने हाई 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 वाले हैं वो सब हाई 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 ही करते रहते हैं, उनका प्रैक्टिकल कोई वजूद नहीं है। चाहे वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट अपने आप में ही क्यों ना हो, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन ही क्यों ना हो, तो तीनों चीजें हाई हाई हाई। समझ रहा हूं मेरी बात को? कौन कौन से? हाइपर कंजुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइपोथेटिकल। समझ रहा हूं मेरी बात को? एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। चलिए आगे लिखिए। आगे क्या छापिए आप लोग? छाप लिए? सवाल लिखो, सवाल लिखो, ई भी लिख लो, हाय हाय हाय।
अबे लिखो सही, लेकिन हाय 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 का मतलब भी तो पता होना है। छत पे लिखो हाय हाय हाय, हाइपो, हाइब्री, हाइपर। समझ रहे हो? हाइपो, हाइब्री, हाइबर, हाइपर, हाइपो, हाइब्री एंड हाइपर। समझ रहे हो? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, हाइपर कंजुगेशन और हाइब्रिडाइजेशन दोनों होते हैं। हाइपो, हाइब्री, हाइब्री हाइब्रिडाइजेशन रे गधा। और तीसरा बोलो हाइपर, हाइपर कंजुगेशन। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। इफ कार्बन इन मेथेन, इफ कार्बन इन मेथेन, if carbon in methane is unhybridized, if carbon in methane is unhybridized, पहला, all bond angle will be 109 degree, all bond angle will be, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखो, all bond angle will be, all bond angle, हाँ, if carbon in methane do not hybridize या unhybridize, then पहला लिखो, all bond length, all bond angle will be 109 degree 28 minute, 109 डिग्री 28 मिनट। दूसरा बॉन्ड एंगल पे ये पहला सवाल बनेगा। दूसरा, दूसरा लिखो, इन मेथेन, इन मेथेन, इन मेथेन, हाँ नहीं नहीं, इन मेथेन दूसरा पॉइंट है, इन मेथेन टोटल 6109 डिग्री एंगल, टोटल 6109 डिग्री एंगल, 6 ब्रैकेट में लिखोगे 109 डिग्री एंगल, 6109 डिग्री एंगल आर फाउंड, 6109 degree angle are found after hybridization, after hybridization। ये बताना आपको ट्रू है या फॉल्स है, यही पॉइंट पे सवाल बनते हैं। ठीक, लिखो अगला पॉइंट, लिखो इन मेथेन, इन मेथेन all bond, in methane all bond length will be equal, will be equal, will be equal। बताओ, all bond length will be equal? नहीं होगा भाई इक्वल। चौथा तो नॉन डायरेक्शनल बन रहा है ना। ऊपर देखो सवाल क्या लिखा है, अनहाइब्रिडाइज। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, अनहाइब्रिडाइज। जहां हाइब्रिडाइज करने की बात है वहां सवाल में मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद से लिखो अगला पॉइंट, लिखो नहीं अगला क्वेश्चन लिखो, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन all bond strength, all bond, all four bond, all four bond, हाँ, all four bond have equal strength, have equal strength due to hybridization, पहले ही लिखवा दिया, have equal strength। ठीक है, अगला लिखो CH4 due to hybridization, CH4 due to hybridization, CH4, next question, due to hybridization CH4 will be planar, due to hybridization CH4 will be planar। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, ये लिखो शॉर्ट में, लिखो हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे ना हो, 3 एक्सिस आ रही है मतलब प्लेन चेंज हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बोलो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और कभी नहीं होगा प्लानर। ये भी लिख लेना, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, और कभी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बोलो फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन, फॉर हाइब्रिडाइजेशन from the following given statement, from the following given statement find the correct statement among given following statement, among given following statement। अरे वो चेंज हो जाता है, फ्रॉम से अमोंग हो जाता है भाई, अंग्रेजी है, रट के थोड़ी आया हूं कि आज फ्रॉम ही बोलूंगा, सोच के बोल दिया।
इतना तो हम लिखते भी नहीं, हम लिखते कि सिंपल लिखते सही कथन बताइए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, स्टेटमेंट सही फाइंड करो। अब काम की बात तो ये है ना, लिखो इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी हाइब्रिडाइजेस, लिखो ना पहले, ऑफ ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी हाइब्रिडाइजेस, डिफरेंट एनर्जी हाइब्रिडाइजेस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी हाइब्रिडाइजेस। ये सब थ्योरी है जो सवालों के फॉर्म में चिपका दे रहा हूं तुमको मैं, और तुम भी सवालों के फॉर्म में इसको पढ़ लेना, समझ रहे हो मेरी बात को। लिखो इन हाइब्रिडाइजेशन, नहीं 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 उसी में क्या लिखवा रहा था, ऑर्बिटल डू नॉट हाइब्रिडाइजेस या हाइब्रिडाइजेस, क्या लिखवाया है, हाइब्रिडाइजेस। ठीक है, एक लाइन छोड़ना भी और नीचे मार्क करो डिफरेंट एनर्जी, मार्क करो डिफरेंट एनर्जी, और उसकी जगह रेड पेन से करेक्ट करो, लिखो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, डिफरेंट एनर्जी वाले नहीं, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल। ब्रैकेट में लिखना थोड़ा अलग से ताकि वो तुमको दिख जाए कि इसमें गलत क्या है और सही क्या होना चाहिए था, समझ रहे हो। डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं कि सेम एनर्जी वाले होते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी। अब देखो अपने आप में डेफिनेशन कितना सवाल निकाल के दे रहा है, इंटरमिक्सिंग, सेम एनर्जी, ऑर्बिटल, नॉट इलेक्ट्रॉन, सब पॉइंट तो निकाल के दे रहा है वो, समझ रहे हो। तो यहां पे लिखो सेम एनर्जी वाले हाइब्रिडाइज होते हैं, डिफरेंट एनर्जी वाले नहीं होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे, दूसरा स्टेटमेंट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल must be maximum, must be maximum, must be maximum, must be maximum। क्या बोला, लाइन पूरी पढ़ो। मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, काटो, मैं काटना नहीं रे, मतलब नीचे लाइन मारो और लिखो मिनिमम होना चाहिए, फॉल्स, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो कि दूसरे को तीसरे फ्लोर से मिक्स कराना आसान होगा, दूसरे को 9वें फ्लोर से मिक्स कराना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, चाहे कितना हो बड़ा डॉक्टर रहो, कितना हो किडनी बेचे रहो तुम लोग, समझ रहे हो। अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी कंडीशन, इज नेसेसरी कंडीशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, excitation of electron is necessary condition prior to hybridization, prior to hybridization। false लिख लोगे, लिख लेना not necessary, ठीक है। लिखो अब fill in the blanks, तीसरे टाइप का सवाल जो तीसरे पैटर्न में आपको पता होना चाहिए, fill in the blanks। एहसास बहु की सौतन कहा तब से लगे पड़े, वो भी लड़का के साथ। हाँ यार ये दोनों मतलब यार गलत बच्चे हैं ये लोग, क्लास के बातें करते हैं, ये अश्लील हैं ये लोग। चलो लिखो फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स लिखो। एक भी नहीं करेक्ट है, करेक्ट तो तुमने कर दिया, फाइंड द करेक्ट वन, तो करेक्ट तो तुमने कर ही दिया, समझ रहे हो मेरी बात को। सवालों में आ ना जाए, चकमा ना दे जाए, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट में इसमें बहुत फंसा सकता है। अब लिखो फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, लिखो व्हेन एस एंड पी हाइब्रिडाइजेस, 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 fill in the blanks, nature of s increases, when nature of s increases, कौन सा नेचर, डायरेक्शनल या कौन सा, वही तो fill in the blanks में भरना है तुमको। अबे रुको, अभी ऐसे मत भरना, ऐसे मत भरना, अभी नहीं तुमको भरना है, बस तुम सवाल लिख लो, पहला सवाल। दूसरा लिखो when s and p hybridizes, when s and p hybridizes, हाइब्रिडाइजेस, हाँ दूसरा है इंक्रीजेस, इंक्रीजेस नहीं सुने हो, व्हेन एस एंड पी, अरे देखो पहले सवाल में सुनो, व्हेन एस एंड पी मिक्स या हाइब्रिडाइजेस
फिल इन द ब्लैंक्स, नेचर ऑफ एस इंक्रीजेस, लिख लिया। अब नीचे दूसरा सवाल लिखो, व्हेन एस एंड पी हाइब्रिडाइजेस, एंगल बिटवीन, प्रॉपर लिखो, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, पी, नहीं नहीं ये नहीं लिखना है, इंक्रीजेस बस लिखो, इंक्रीजेस बस, आगे लिख दो इंक्रीजेस, फिल इन द ब्लैंक्स के आगे। समझ रहे हो, दोनों जगह सेंटर ऑफ तुम्हारा अट्रैक्शन चला जाए, एक जगह पी पे एक जगह एस पे, समझ रहे हो। हाँ ठीक है, तो आंसर अभी आएगा, तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, आगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब पहले सवाल का आंसर लिखोगे नीचे, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। पहला लिखो क्या, नहीं नहीं नहीं, नीचे 1 2 3 ऐसे पॉइंट करके लिखो, लिखो, मैं जानबूझ के करो सही, पहले रेड पेन से लिखना, रेड पेन से, रेड पेन से लिखना। तुम्हारा अटेंशन जाएगा गधों, भूलोगे नहीं तुम, एक पेज में मिक्स रहेगा, तुम लाइन छोड़ दोगे इतना ज्यादा थ्योरी देख के। रेड पेन, अलग पेन चूज करो। हम ये सोच रहे हैं कि इनको एंड में जाके देखेंगे तो मजा आना चाहिए, कि यस अभी भी मजा आ रहा है। इतना लंबी लंबी लाइन लिखोगे ना, घबरा जाओगे तुम, पता है तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, कहोगे इतना लाइन लिखी हुई कैसे पढ़े। तोड़ तोड़ के समझो ना कि इसमें सब नहीं पढ़ने वाला है, काम काम की बात पढ़ने वाली है। लिखो, पहले का आंसर क्या होगा, क्या सवाल था, डायरेक्शनल नेचर, पहले का आंसर क्या है, डायरेक्शनल नेचर। ये भूलना नहीं है तुम्हें, इसलिए अलग अलग ऐसे थोड़ा स्पेशियस बनाया करो नोट्स को, ठीक है। डायरेक्शनल नेचर, दूसरा क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेस, तो पी के बीच में एंगल इंक्रीज हो जाता है, तो पी लिख दो, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। हाँ, तो एंगल बिटवीन पी इंक्रीजेस, तो पी के बीच में तो एंगल बढ़ रहा है। अबे पी 90 था ना पहले, जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो एंगल किसका बढ़ा, पी का ही तो बढ़ा। पी में पहले एंगल कितना था, 90। एस से क्या मांगा उसने, एंगल ही तो मांगा, और बदले में दिया क्या, डायरेक्शन दिया। तो इसीलिए पहले का आंसर डायरेक्शनल है, दूसरे का आंसर एंगल है। अब देखो, एस एक जगह लिखवा दिया है, दूसरी जगह पी लिखवा दिया है, मतलब एक जगह क्या हो गया, एस और पी। एस में क्या बढ़ रहा है तुम्हारा, डायरेक्शनल नेचर, और पी के एंगल्स में क्या बढ़ रहा है, एंगल। पी ऑर्बिटल के बीच में क्या बढ़ रहा है, एंगल। पहले 90 था, अब कितना हो गया, 109, तो लिखो, ठीक है। और तीसरा क्या है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, क्या बोला मैंने, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, इट डिपेंड्स अपॉन, क्या बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। लिखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, total number of orbital participating in hybridization, total number of angle, total number of orbital participating in hybridization। लिखो, prove that, prove that, अगला सवाल, prove that, prove that s कैरेक्टर बढ़ता है तो एंगल बढ़ता है। लिखो लिखो, prove that। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम नहीं ना होती है, ये तो तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं करता हूं भाई, वरना अंग्रेजी बोल सकता हूं मैं इसको भी, ऐसे नहीं ना प्रॉब्लम होती है कि एस कैरेक्टर बढ़ता है तो एंगल बढ़ता है। सर नो सर, वी आर सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, प्लीज राइट इट इन इंग्लिश। हमको नहीं आता है भाई, देखो 8वीं के बाद हम पढ़े नहीं है, समझ रहे हो। इधर आओ, इधर आओ, सुनो, लिखो, लिखो, क्या लिखवा है सवाल, आओ आओ, एक बात बताओ, एक बात तो, पुराना ज्ञान यूज करो, सुनो, पुराना ज्ञान यूज करो। पुराना ज्ञान क्या है, अरे बोल दिया ना सवाल, प्रूव दैट कि परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ता है तो एंगल बढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। अब सवाल देखो यहाँ पे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, अरे सुना तो होगा कभी ना कभी, और ऑर्गेनिक में इनका हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना सीख चुके हो तुम, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, यहाँ पे जो बताना चाहता हूं,
सुनना जरा गौर से, बताओ पहले तो कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं? जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या फिर क्या रखते हैं, लोन पेयर। उनके अलावा कोई हाइब्रिडाइज होता है क्या? पाई बॉन्ड वाला कभी भी हाइब्रिडाइज हो सकता है? तो क्या पाई बॉन्ड कभी भी पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में? नहीं करेगा। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, जरा गौर से मेरी बात को समझना। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, एक कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये सोच के बताना। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, सिग्मा प्लस लोन पेयर। कार्बन के पास लोन पेयर 0/सन्नाटा है, ये बात मुझे पता है। सिग्मा कितना नजर आ रहा है, 1 2। क्यों सिग्मा को ही काउंट कर रहा हूं? क्योंकि वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं जो क्या, जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या फिर जो लोन पेयर रखते हैं। अब सुनना जरा गौर से, तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे सिग्मा कितना बना एक कार्बन के द्वारा, 2। 2 + 0 नंबर कितना आया, 2। यानी कि कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, 2। कौन कौन से बोलो जल्दी, एस और पी। सबसे पहले sp मिक्सिंग होगी, sp2 होगी, sp3 होगी, p खत्म हो गया, sp3d होगी, sp3d2 होगी, sp3d3 होगी। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा एक बात तो, यहां पे एक कार्बन कितने सिग्मा, 1 2, और ये कितना हो गया, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कितना होता है, 0। वैसे भी एक्साइटेड स्टेट में 0 होता है, तो यहां पे 0 हो गया। ये क्या हो गया, करते रहो। इधर देखो, अब सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है, 3। 3 + 0, बेटा हिस्ट्री खुल गई तो यहां पे क्या बनेगा, sp2। इधर सुनो, आगे देखो, 1 2 3 4। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा प्लस लोन पेयर। कितना नंबर आया, 4 + 0 कितना आया, कितना हो गया, sp3। एक बाप की कितनी औलादे, एक बाप की, एक बाप की। हिस्सा कितना है, 100%। हिस्सा कितना है बाप के पास, अरे सब जितना है बाप के पास जो भी होता है वो 100 होता है भाई, समझ रहे हो। अब देखो, 2 औलादों में बांटना है, ठीक है, 2 औलादों में, एगो बेटा है एगो बेटी है। पहले ज्यादा किसको रखा जाए, हाँ ये भी ले लो, दहेज तो लेके जाओगी। इधर सुनो भाई, इतना चुल्ल किसको है यार, मत कर यार। हाँ मत कर, कंट्रोल करके क्या करेगा बता। अभी मैं नीचे आईटी टीम को बोलूंगा कि काम करो, फोन में इनका कंट्रोल करो। अभी 2 मिनट में बैंगलोर में बैठे बैठे हैं सब, बैठा के रखा है वेदांतु या एस ऑफिसर में कई सारे इंजीनियर्स, अब टॉप टॉप ग्रेड के हैं, फाउंडर है खुद आईआईटी बॉम्बे का है। उस एआई पे काम कर रहा है जिसपे अभी दुनिया नहीं काम कर रही, उस पर वो काम कर रहा है वो आदमी। ऑल इंडिया रैंक 62 के साथ मिलके, आईआईटी बॉम्बे के लड़के के साथ मिलकर काम किया जा रहा है उस एआई पे, कि हाँ मतलब आगे कैसे टीचर की जॉब हटाई जा सके। समझ रहे हो, तो समझो बात को, मतलब टीचर की जॉब मतलब रिलैक्स थोड़ी की जा सके, हटाई जा सके, मतलब एकदम बर्डन ना हो, एआई के जरिए कैसे इजी बनाई जा सके। अब 2 मिनट में तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा यार। रिपोर्ट बैड बिहेवियर डालूंगा, कहूंगा स्क्रीन कंट्रोल कर रहा है कोई बच्चा, फिर तुम अपना सोचो, गड़बड़ कर रहे हो यार। मतलब मजाक उतना ही करो जितना समझ में आए। साला यहाँ पढ़ाऊं या तुम्हारी पेयरिंग देखूं मैं, इनकॉग्निटो मोड भी नहीं ऑन करते होगे यार। हट, ए इधर सुनो, चुप रहो, मत करो यार ये सब, पढ़ाने दो। हमारे हमसे क्या दुश्मनी है बे तुम्हारी, हम ही भाग जाते हैं। इधर आओ। अरे भाई तुम्हें वो छोड़ के गई या तुम्हारा वो काट के गई, हमसे क्या दुश्मनी निकाल रहे हो। हम तो फिर भी सोच रहे हैं कुछ दिशा दशा मिल जाए। अरे नहीं अगर मान लो नहीं डॉक्टर बनोगे, मास्टर तो बनोगे बे, बर्बाद तो नहीं रहोगे जीवन में। नहीं बनोगे नीट जेई के डिवीजन में, एसएससी के डिवीजन में जाके केमिस्ट्री पढ़ाना, नहीं बनोगे तो यूपीएससी के डिवीजन में जाके पढ़ाना, नहीं बनोगे तो लेक्चरर बन जाना, नहीं बनोगे तो वो नेट का जेआरएफ का एग्जाम देके जाके स्टाइपेंड ही उठाना। समझ रहे हो, और नहीं होगा तो, मतलब मैं थोड़ी कहूंगा यार, तुम स्वागत है, तुम्हारा तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें अच्छा ऐसा कुछ भी अच्छा करते हो तो यूथ आर मोस्ट वेलकम। समझ रहे हो, यूथ आर मोस्ट वेलकम। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं आप बिल्कुल आइए, स्टार्टअप करिए, अपना अपना खुद का कुछ खोलिए यार, ठीक है। समझ रहे? नहीं पकौड़ा चाहे वो देखो, वो तुम्हारी इच्छा है, स्टार्टअप करना हमको भी बुलाना, दोनों मिलके काम करेंगे, पैसा मत देना, चलो कोई बात नहीं।
तब तक मेरा भी लास्ट फेज रहेगा, समझ रहे हो? जब तक तुम लोग स्टार्टअप कर रहे होगे लास्ट फेज रहेगा, तो ठीक है, उतना तक भगवान दे देंगे, इतना कि जीवन कट जाएगा, ठीक है? तो कुछ अच्छा सोचो यार, कुछ अच्छा परिवर्तन लाओ। यूथ हो तुम लोग, गाना बनाओ, बढ़िया गाना बनाओ। इंस्टाग्राम चलाते हो ना? डॉक्टर बनने के बाद रील बनाना, रील में अच्छा कंटेंट डालना, कंटेंट में कोशिश करना इजी किया जाए लोगों के लिए। अरे बहुत स्कोप है यार, तुम मतलब कहाँ तुम लोग वही कि नहीं मैं पहले ये करूंगा फिर मैं ये करूंगा, नहीं भाई, कहीं भी अच्छा सेट हो सकते हो। ज्ञान रहेगा, सम्मान हर जगह मिलेगा, नहीं तो जूता मिलेगा फिर। इधर सुनो, अजूता खोर वाली हरकतें कर रहे हो यहाँ पे, इधर आओ। परसेंट एस परसेंट पी, एक बाप की कितनी औलादे हैं? प्रॉपर्टी कितना है? प्रॉपर्टी कितना है? एक बेटा के हाथ में कितना जाएगा? दूसरे बेटा के हाथ में? इन लोगों को देखो समझ रहा मेरी बात को? मैं तो जेंडर बायस नहीं हूं, तो मैं तो बेटा ही बोलूंगा, इनको बेटी नहीं बोल सकता भाई नालायकों के कर्म भी वैसे नहीं है। इधर आओ, sp2 समझ रहे हो? तुम्हारा फेवर करने के लिए बोला। इधर सुनो, sp2 समझ रहे हो? एक बाप की कितनी औलादे हैं? 100 डिवाइडेड बाई 3, एक के हिस्से में 33 पॉइंट, और ये कितना हो गया? 33। 33 इसका और 33 दूसरे वाले का, कितना हो गया? बायोलॉजी वाला एक खड़ा होगा, सर 0.1% कहां गया? बेटा तीतर का बाल तुम्हारा कहां गया? कहेगा सर ये तो अटका हुआ है, तो वो भी अटका हुआ है बेटा। सुनो यहाँ पे, sp4, एक बात तो, कितने ऑर्बिटल है टोटल? प्रॉपर्टी कितनी है? 100। 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है? हमको बायोलॉजी में बोला था, कभी बायोलॉजी में जाना तो ये सब भी बताना कि परसेंट एस निकालते कैसे हैं, इसीलिए मैं ऐसे बोलता हूं। तो यहाँ कितना आया? 25। आधा जोड़ के ये समझ में आ जाता है सबको, एक साथ लिख दो 75 ना, तो किसी को नहीं आता है। अरे ड्रॉपर की बात नहीं कर रहा मैं यार, समझ रहे हो? 1 साल 2 साल 3 साल अनुभव लेने के बाद भी अगर ना पता हो तो क्या दिक्कत है? 25% और 75%। अब सुनो, न्यूक्लियस के करीब सबसे करीब कौन होता है? एस। देन कौन होता है? देन कौन होता है? देन कौन होता है? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, मैंने तुमसे बोला कि सबसे करीब कौन होता है? एस होता है। तो किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी न्यूक्लियस से सिंक करने की? एस की कंडीशन ज्यादा होगी। अब मैंने तुमसे क्या बोला कि परसेंट एस कैरेक्टर अगर बढ़ा, सुनना जरा गौर से, तो परसेंट एस एक्चुअल में एस के पास था क्या? एस के पास जो विरासत में मिली है वो है क्या? एंगल। और एक बात तुम मुझे बताओ, क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी जब एस कैरेक्टर बढ़ेगा? तो अब बढ़ेगा, तो एस कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है ये मुझे बताओ, एंगल या डायरेक्शन? तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि यहां पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद यहां पे, और उसके बाद यहां पे, तो जब हम एंगल निकालने जाते हैं तो एंगल कितना आता है यहां पे? जरा गौर से देखना, यहां एंगल पाया जाता है 180 डिग्री, यहां कितना पाया जाता है? 120 डिग्री, और यहां कितना पाया जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट। चूंकि क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस ज्यादा होती है, इसलिए सिंक करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए मिक्सिंग जो होती है वो प्रॉपर होती है। और चूंकि एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, इस वजह से एंगल भी अपना क्या करेगा? बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला एस कैरेक्टर जब बढ़ता है तो एंगल बढ़ता है, एस कैरेक्टर बढ़ता है तो एंगल बढ़ता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस ज्यादा होने की वजह से सिंकिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो प्रॉपर होता है, इंटरमिक्सिंग जो होती है वो प्रॉपर होती है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसीलिए इसको लिखो फटाफट से, इसको लिख लीजिए, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ता है तो एंगल बढ़ता है। लिखो, सिंस पहले लिखोगे एक हेडिंग लगा के, यहीं पे नहीं उसी के नीचे लिखोगे, सिंस एस इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, एस इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, hence tendency to sink, hence tendency to sink with nucleus, hence tendency to sink with nucleus, hence tendency to sink with nucleus, sink, sink with nucleus, is greater for f subshell, for s subshell, for s subshell, for s subshell, for s subshell। समझ रहा हो मेरी बात को? कंपेयर टू अदर सबशेल, कंपेयर टू अदर सबशेल, कंपेयर टू अदर सबशेल, कंपेयर टू अदर सबशेल।
कंपेयर टू अदर सबशेल। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, एस इज एंगुलर इन नेचर, 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 हेंस as s character increases, hence as s character increases, hence as s character increases, angle also increases, angle also increases, angle also increases। बात समझ में आई भाई? ठीक है, चलो। अच्छा एक बात बताओ, अब इतने से ही अंदाजा लगा के बताओ, जो लोन पेयर रहेगा वो कौन से ऑर्बिटल में रहना चाहेगा? लोन पेयर जो रहेगा वो कौन से ऑर्बिटल में रहना चाहेगा? पी में या एस में? देखो अब यही क्लैरिटी नहीं है कंसेप्ट की। एक बात बता, लोन पेयर को कितने न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं? एक। बॉन्ड पेयर को दो। मानता है या नहीं मानता है? अब लोन पेयर जब भी बनता है वो एस में रहता है या पी में रहता है? पी में लोन पेयर जनरली बनते हुए देखा है तुमने या एस में बनते हुए देखा है? एस में ही बनते हुए। पहले तो लोन पेयर एस में ही बनेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, पहला लोन पेयर कहां बनेगा? एस में ही बनेगा। अब एक बात बताओ, एस लोन पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? अट्रैक्शन चाहिए। अट्रैक्शन उसको ज्यादा कहां मिलेगा? एस में मिलेगा या पी में? सिंक कौन होके रहता है न्यूक्लियस के साथ? तो लोन पेयर भी कहां रहना चाहेगा? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? बस चलो। लोन पेयर जनरली एस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है जनरली। ठीक है, लिखो, लोन पेयर जनरली एस को ऑक्यूपाई करता है। छोड़ दो छोड़ दो, ये पॉइंट नहीं लिखना है, आप वैसे ही लिखते रहो, बस छत पे कहीं लिख लेना। लोन पेयर एस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करना चाहता है। बेंट में जाके ये बात और क्लियर होगी। थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली लोन पेयर एस ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करना चाहता है। थिंकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली लोन पेयर एस ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करना चाहता है। ठीक है, चलें आगे चलें। कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह के होते हैं बताना जरा? कितने तरह के? पहला कौन सा होता है? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? चौथा कौन सा होता है? अच्छा, टीएमसी और पीआईजीसी कहां लगता है? टीएमसी और पीआईजीसी मेटल कैटायन में। कहां लगता है? मेटल कैटायन। रिवाइज करते रहिए भाई। अब सुनो, आ जाए आगे आ जाए। चले, सवाल कहां से आएगा लिख लेना, सवाल कहां से आएगा? सवाल पहले सुनो, सवाल किस किस पैटर्न का पूछेगा? तुमसे क्या पूछ सकता है? शेप के बारे में। जब भी तुमसे शेप के बारे में पूछे सवाल में कि इनका शेप बताइए, सुनना सुनना, शेप या ज्योमेट्री के बारे में पूछता है तुमसे। क्या पूछता है? शेप या ज्योमेट्री। दूसरा चीज क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए। क्या बताइए? नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे। कहां पे बोलो जल्दी? सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछता है हाइब्रिडाइजेशन बताइए। क्या बताइए? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताइए? हाइब्रिडाइजेशन। वो तीनों काम यहां से अब आप कर सकते हैं, शेप, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको लेविस आता है तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर का एक सवाल बनता है, वो भी आपसे सॉल्व हो जाता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये कहने का मेरे मतलब क्या है, सुनना। शेप आप जानते हो, हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हो, आप इसके बारे में नहीं जान रहे हो जहां तक मुझे लग रहा है। तो सुनो, जैसे I3+ मुझसे बोला गया कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। सुनिएगा जरा गौर से, मैं कैसे करूंगा? मैं कहूंगा आयोडीन कौन से ग्रुप का है? 17।
तो यहां पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और एक पॉजिटिव चार्ज है। कोई ऑक्सीजन है नहीं, किसको देना है, सेंट्रल एटम को। अरे हाँ ना बोलो भाई। और इसके सर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आजू में एक आई आया, बाजू में एक आई आया, मानते हो या नहीं मानते हो। ये लोन पेयर कितना आया, 2। सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर आ रहा है, 2। लेकिन अगर देखोगे तो क्या सराउंडिंग एटम पे लोन पेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मुझे, एक नहीं दो नहीं, कितने लोन पेयर मिलेंगे, 3। एक नहीं दो नहीं, कितने मिलेंगे, 3। एक नहीं दो नहीं, कितने मिलेंगे, बोलो जल्दी, 3। अरे हाँ ना बोलो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर हुए। समझ रहे हो मेरी बात को। सेंट्रल एटम पे कितना हुआ, तो आप यहां से सेंट्रल एटम के लिए निकालना सीखोगे, ना कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो टोटल नंबर के लिए मत अप्लाई कीजिएगा। दूसरा और एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे, एक मिनट, I3 माइनस मुझे दे देता, क्या दे देता, बोल बेटा, I3 माइनस। I3 माइनस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया I3 प्लस अपना, और ये क्या हो गया, I3 माइनस। I3 माइनस में देख, I और I क्या बनाते हैं, सिंगल। अरे बोलो यार, बताया था या नहीं बताया था। I और I क्या बनाते हैं, बताना जरा, सिंगल बनाते हैं। I और I क्या बनाएंगे, सिंगल। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे जो कहा जाता है खर्च कर दिए, 2। बचे कितने इसके पास, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो गया, 7। तो अब बताओ सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर आ रहे हैं टोटल, 1 2 3। अगर तुमसे बोला जाए टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो यहां पे भी 3 आएगा, 1 2 और ये 3। अरे हाँ ना बोलो भाई। यहां पे 1, ये 2, और ये क्या हो गया, 3। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब सुनो जरा गौर से, 3 3 6 3 9। IIT जेई ने, ये JEE ने ये सवाल पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 माइनस। अब फिर जेई एडवांस के अंदर पूछा, और जेई मेंस में जाके क्या पूछा, लोन पेयर इन केस ऑफ I3 प्लस। तो लोन पेयर इन केस ऑफ I3 प्लस, वो क्या कहना चाहता था कि I3 प्लस के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बताइए। और एडवांस में उसने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 माइनस। धड़ल्ले से लोग आंसर, पहला ऑप्शन भी रखा उसने 3, और लोगों ने धड़ल्ले से आंसर मारा, लेकिन वो भूल गए कि पहला वर्ड वो खेल गया, जैसे मैं एक्वस के साथ तुम्हें खेल गया था। एक्वस ZnCl2 इज एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, शब्दों से खेला था। तो यहां पे याद रखना, टोटल पूछे तो 9, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। 2 तरीके की कंडीशन आती है बेटा, एक तो आपसे अगर टोटल पूछा जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, बोलो जल्दी, 8। और सेंट्रल एटम पे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही यहां पे टोटल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 9, और सेंट्रल एटम पे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 3। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत हद से हद सराउंडिंग तुम पूछ सकते हो। तो आप किसका निकालना सीखेंगे, सेंट्रल एटम का। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। आप किसका निकालना सीखेंगे, बताइए फटाफट, सेंट्रल एटम का। बात समझ में आई, सेंट्रल एटम का। अब सुनिए जरा गौर से, सुनना जरा गौर से। एक तरीका है, तरीका क्या है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। क्या काउंट कीजिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सुनना जरा गौर से, कुछ लोग कहते हैं 56 के बाद ये नंबर लगाना, 57 के पहले ये लगाना, कुछ मत लगाना, जितना लगाओगे उतना कंफ्यूज हो गया। साफ से सीधी बात सुनो, कैसे निकाला जाता है और इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, जनरली जो हाइब्रिडाइज करते हैं ना, वो सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड वाले हाइब्रिडाइज करते हैं। उससे नीचे जाते हो तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मिक्सिंग हो नहीं पाती है। और सेकेंड और थर्ड पीरियड में एलिमेंट कितने पाए जाते हैं, 8। समझ रहा हो मेरी बात को, 8 ही पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई कितना कर दिया जाता है, 8। कुछ लोग बोलेंगे 18 भी कर दो नीचे जाने पे। भाई मेरे वहां पे मिक्सिंग ही नहीं होती है, नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन होता है। यही बात तो ड्रैगो ने बोली है तुमसे। तो इसलिए टोटल डिवाइडेड बाई कितना किया, 8। अब जैसे मान लो 8 को डिवाइड करते हो, तो 8 को डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर है उसको डिवाइड करोगे तो यहां कुछ बचता है या नहीं बचता है। 8 मान लो 16 है, तो 8 दूना 16। समझ रहे हो। अब नंबर के नीचे भी मान लो अगर यहां 18 रहा तो क्या करोगे, 2 बचेगा, तो 2 को क्या बोलोगे, रिमाइंडर। क्या बोलोगे, बोलो जल्दी, रिमाइंडर। जो बच गया वो क्या है, रिमाइंडर। डिवाइडेड बाई 2 करो, यहां से ये तुमको क्या बता देगा, लोन पेयर का नंबर। और ये तुमको किसका नंबर बता देगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर। किसका नंबर बता देगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर। किसका नंबर बता देगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर का नंबर बता देगा। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं, क्यों किसके बारे में तुम्हें बताएगा हमेशा, क्यों हमेशा बताएगा तुम्हें, सिग्मा बॉन्ड पेयर के बारे में। किसके बारे में बताएगा, सिग्मा बॉन्ड पेयर के बारे में। और रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 2 किसके बारे में बताएगा, लोन पेयर। याद रखना, लेकिन ये क्या फर्स्ट पीरियड के लिए वैलिड होगा।
जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है। तो जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होता है तो कहा जाता है ये रूल अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट ही कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि याद रखना कि जो हाइड्रोजन अगर सराउंडिंग एटम हुआ तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल उस केस में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल NH3, फॉर एग्जांपल H2S, फॉर एग्जांपल PS3, फॉर एग्जांपल H2O, फॉर एग्जांपल CH4। अरे हाँ ना बोलो भाई। तुमसे 3 ही पूछेगा, CH4, NH3, H2S, सॉरी H2O, ठीक है, क्योंकि PS3 और H2S में तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। क्या बोला मैंने? PS3 और H2S में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ये अभी से अपने दिमाग में सेट करना चालू करो, और इसका रीजनिंग और लॉजिक आगे चल के दूंगा। अभी मैंने क्या बोला? PH3 और H2S में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अब जरा गौर से सुनो, सर इस फॉर्मूले को लगाएंगे कैसे? देखो सारा सारा कंसेप्ट यही है, बस तुम्हारा यही है। अगर ये तुम निकालना सीख गए, बस तुम्हें आ गया। कैसे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, एक एक करके सुनना। पहले मैं ये निकालना बता देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास क्या मिल गया, मुझे N3 माइनस मिल गया। क्या मिल गया बोलो बेटा? N3 माइनस। नाइट्रोजन कितना है? 3। एक नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का होता है? ग्रुप नंबर 15। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। 5 तिया कितना हो गया? 15। और एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, कितना हो गया तुम्हारा? 16। डिवाइडेड बाई कितना से करो? 8। 8 दूना 16। रिमाइंडर कितना आया? 0। यानी कि अब सुनना जरा गौर से, ए बी और एल था, बोलो हाँ है ना? बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का नंबर कितना आया? 2। लोन पेयर का नंबर कितना आ गया? 0। AB2L 0 तुमको नहीं पता है लीनियर होता है, वो याद रखना बहुत जरूरी है। एक बार रिवाइज कर ले क्या उसे? वो अगर तुम्हारे दिमाग में खटखट खटखट सवाल के साथ तुम खेलते चले जाओगे, अरे डीप डाइव जाओगे तुम मेरे साथ, कहां कहां पहुंचोगे? तुम मुझसे हाइब्रिडाइजेशन निकलवाना पूछ लोगे, तुम मुझसे शेप पूछ लोगे, तुम मुझसे ज्योमेट्री पूछ सकते हो, तुम मुझसे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ सकते हो, तुम मुझसे क्या पूछ सकते हो? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए। तुम मुझसे और क्या पूछ सकते हो? एक्सियल बड़ा या इक्विटोरियल बड़ा। लेकिन तुम वो केस लगने पे ही पूछ सकते हो, TBP में ही पूछ सकते हो, SBP में ही पूछ सकते हो, या फिर पेंटागोनल बाई पिरामिडल में ही पूछ सकते हो। अरे हाँ ना बोलो यार, यही पूछ सकते हो ना तुम घुस के। भाई सवाल लिमिटेड है, सवाल बहुत लिमिटेड है। मैं तुझे एंड में जाके कहूंगा ना बेटा, ये 10 पॉइंट बस तू याद रखना कि ये कैसे निकाले जाते हैं। फिर देखना तेरा सवाल गड़बड़ हो तो बताना। तू सिर्फ 10 पॉइंट याद रख। तू एक फॉर्मूला पकड़, 10 उसके अराउंड चीजें बना, और कुछ थ्योरेटिकल बातें याद रख। और मैं सवाल के फॉर्म में इसीलिए करा रहा हूं, पूरी एंटायर इनऑर्गेनिक में तुमको एक चीज दिखेगा, मुझे लगेगा थ्योरी रट नहीं सकता है, तो मैं सवाल के फॉर्म में डाल दूंगा तुरंत। सवाल के फॉर्म में क्या होता है? चीजें ग्रैब करता है, दिमाग भी ग्रैब करता है। तुझे हैबिट रहेगी ना जब क्वेश्चन की, तुझे कोई चीज ना समझ में है ना, बायो में 4 स्टेटमेंट तुझे याद रखने ना, तू सवाल बना ले, और चारों में कुछ ना कुछ गलती कर दे। लेकिन गलती अपने स्मार्ट मत बनना, पहले ही गलती लिख देता हूं, फिर गलतियां पढ़ते रह जाओगे। समझ रहे हो? मास्टर नहीं हो तुम कि तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो। तुम सही लिखो, तुम गलत लिखो, काटो और तुरंत सही लिखो उसकी जगह। ये सब चीजें करो, तुम्हारी देखना अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन से फ्रेम करो चीजों को, समझ रहे हो? जितने लोगों का ड्रॉप है, कोशिश करिए सवाल लगाते वक्त पढ़िए। आप क्या करते हो? आप पहले रिवाइज करते हो, फिर क्वेश्चन करते हैं। नहीं, क्वेश्चन लेके बैठ और बगल में नोट्स लेके बैठ, क्वेश्चन के साथ नोट्स देख, क्वेश्चन के साथ नोट्स देख। आधा घंटा देरी होगी, लेकिन आधे घंटे बाद तेरा नोट जो तेरे दिमाग में सेट होगा ना, वो तू सोच भी नहीं सकता है। और हर सब्जेक्ट में अप्लाई करके देख लेना, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायो में। मैं खूब करता था ऐसे अपने टाइम पे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पता है तुम्हें, ऐसे करते करते एक किताब आती थी उस समय, वो कौन से हैं बायो के अंदर, वो आते हैं अली, आते हैं डॉक्टर अली, पता है ना? उनकी पूरी किताब ऐसे ही मैं सॉल्व कर गया था अंतिम के 1.5 महीने में। इधर नोट्स खोल दिया, एनसीईआरटी खोल दी, एनसीईआरटी में भी मार्क करता, नोट्स में भी मार्क करता, कुछ भी रहता। नोट्स अब क्या लगता, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो साला छोड़ना ही नहीं, मास्टर ने तो लिखवा रखा है यार। अब वो करते करते आज सेट हो चुका है पूरा, और आपको ये सेट करना पड़ेगा। अगर आप करने में 10 दिन करके देखो, तुम्हारा अगर नई नंबर या नई कॉन्फिडेंस या नई मन लगने लग जाए पढ़ाई में ना, तुम कहना आओ। एनीवे, अब देखो जरा गौर से, आपको बस ये निकालना है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि भाई हाइड्रोजन जब सराउंडिंग एटम के तौर पे रहेगा तो ये फॉर्मूला मत लगाइएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये फॉर्मूला तब मत लगाइएगा जब हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, और फर्स्ट पीरियड में 8 एलिमेंट आते ही नहीं है। इस फॉर्मूले का लॉजिक समझ, इस फॉर्मूले का लॉजिक समझना पहले जरूरी है कि 8 ही क्यों? क्योंकि सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले जनरली हाइब्रिडाइज होते हैं, एलिमेंट कितने पाए जाते हैं? 8। इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे डिवाइड करो? 8 से। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन जब सराउंडिंग एटम है तब क्यों नहीं अप्लीकेबल है? क्योंकि पहले पीरियड में एलिमेंट ही कितने हैं? 2 हैं। अरे हाँ ना बोलो, तो इसीलिए वहां पे अप्लीकेबल नहीं होगा ये फॉर्मूला। तो सुनो, यहां पे पहला पॉइंट तो यही लिख लोगे, नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड, नॉट नॉट अप्लाइड व्हेन सराउंडिंग एटम इज
व्हेन सराउंडिंग एटम इज हाइड्रोजन। और किसके लिए ये पूछेगा? NH3H2O के लिए। किसके लिए? NH3 और H2O। ये दो बातें बस ध्यान रखना, ये दो बातें बस ध्यान रखना। अब आराम से आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप शेप निकाल सकते हो, आप ज्योमेट्री निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल सकते हो, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, आगे चल के सारे पॉइंट इन्हीं से तुम निकाल सकते हो। सिर्फ ये एक फॉर्मूला काम का है, आपके दिमाग में रखिए बस इसको। उधर कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे? NH से शुरुआत, NP पे समाप्त, बीच में आया N-1D, देन आया N-2F। इनका अलग से सेपरेट लिस्ट बनाओ भाई, बाद में इसी को कनेक्ट करेंगे। मैं कनेक्ट कर दूंगा, मैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन में कनेक्ट करूंगा, तुम नहीं कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए अभी से सब जगह ना मैं बोलता हूं, जैसे ये फॉर्मूला इस चैप्टर का हटा के लिख ले, फिर एंड में पता है क्या होगा? रिवीजन कैसे करेंगे? ऑनलाइन में तो देखो वन शॉट में जो चलता है तो वहां बेसिक से कराना पड़ता है, तुमको थोड़ी यहाँ बेसिक से फिर बैठ के कराया जाएगा। तुम अभी से प्रिपेयर करते हुए चलो, एंड में आएंगे इस फॉर्मूले से देख 10 चीजें, फिर तेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे यार 8 गो चैप्टर है, 8 गो फॉर्मूला मास्टर ने बता रखा है, उसी ढर्रे पे पूरा चैप्टर है, हमको सब आता है, निकलवा लो हमसे, कुछ भी निकलवा लो। कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनो, रटने वाला मत बनो, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनो। इधर आओ, अब यहां पे सुनना जरा गौर से सुनना। एक क्या होता है? ए को अपन क्या मान के चले थे? सेंट्रल एटम। बी को अपन क्या मान के चले थे? सराउंडिंग एटम BSEPR के अंदर। और एल को क्या मान के चले थे? लोन पेयर। अब जरा गौर से समझना, बी का एक नंबर होगा और एल का एक नंबर होगा, समझ रहे हो? बी के बारे में कौन बताता है? हमेशा क्वेश्चन। और एल के बारे में कौन बताएगा? रिमाइंडर बाई 2। कौन बताएगा? रिमाइंडर बाई 2। अब तुमको मैंने क्या बोला? ओनली सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर विल हाइब्रिडाइज। अरे हाँ ना बोलो भाई। only those orbitals, sorry गलत बोल गया, only those orbital will hybridize which form sigma bond or keep lone pair। ये बात बोली कि नहीं बोली? पहले उसको लाइन को मार्क कर, पहले लाइन को मार्क कर। सब कुछ वहीं से कनेक्शन आ रहा है, सेप से ही आ रहा है। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि पाई उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी सिग्मा बन चुका है। और शेप और ज्योमेट्री जो है ना, वो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन होता है, समझ रहे हो? तो ये लिखोगे यहां पे। तो अब एक बात बताओ, सुनो जरा गौर से। सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर को अगर जोड़ के नंबर कितना आ जाए? बोलो बेटा एस। तो आ जाए, कितना आ जाए? 2। आ सकता है कितना? 3। आ सकता है कितना? 4। आ सकता है कितना? 5। आ सकता है कितना? 6। आ सकता है कितना? 7। अरे हाँ ना बोलो, क्या क्या आ सकता है? 1 2 2 3 4 5 6 7। क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7। बोलो हाँ है ना? सिग्मा प्लस लोन पेयर, 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 सिग्मा प्लस लोन पेयर। कैसे निकालते हैं वो तरीका यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है? कहां नहीं लगाते हैं वो भी बात लिख रखी है। अब सुनना जरा गौर से। अगर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है? बोल बेटा SP। अगर 3 आया तो SP2। 4 आया तो SP3। अब कुछ लोग कहेंगे SP4 क्यों नहीं आता? P4 होता है, पहले ये बता नालायक। ठीक है, तो अब कौन आएगा? SP3D। ठीक है, कौन आएगा? बोल बेटा SP3D। आगे बोल क्या आएगा? SP3D2। आगे क्या आएगा? SP3D3। अब सुन, इसी पेज में चौथा सवाल उसका छुपा हुआ है। अब तुझसे पता है कहां पे फोकस करेगा वो? उसको पता है PX PY PZ सबको पता होते हैं, उसको ही नहीं पता है डी के 5 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से डी का यूज आया इसके अंदर, कौन कौन से डी का यूज आया। तो चौथा सवाल यहां से बनाएगा, चौथा सवाल कि कौन कौन से डी का उपयोग किया जाता है। क्या पूछेगा? कौन कौन से डी का उपयोग किया जाता है। क्या बोला मैंने? कौन कौन से डी का उपयोग किया जाता है, वो ये तुमसे पूछेगा। तो यहां चौथे पैटर्न का सवाल भी अब लिखता हूं, कौन कौन से डी यूज होते हैं, यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा सवाल। यहां पे पूछेगा, मैं दिल बना दे रहा हूं भाई, ये देखो जरा गौर से। यहां से ये पूछता है कि कौन कौन सा डी यूज किया जाता है। इसमें डी एक यूज हुआ है तो कौन सा, उस डी का नाम बताइए। यहां D2 यूज हुआ है, कौन सा डी, उसका नाम बताइए। यहां D3 यूज हुआ है, कौन सा डी, नाम बताइए। पी में सबको पता है। देखो ऐसा सवाल क्यों पूछा उसने, लॉजिक क्या था उसका? उसको पता था इसमें एक ऑर्बिटल है, उसमें क्या ही पूछे बेचारा। पी में उसको पता है कि पहले PX ही मर्ज करेगा, देन कौन मर्ज करेगा? PY, देन कौन मर्ज करेगा? PZ। अरे हाँ ना बोलो भाई। और वो किसी को नहीं कह सकता क्योंकि तीनों डिजेनरेट ऑर्बिटल है, एक PX है, एक PY और एक PZ है। तो अब अगर ऑप्शन बना भी दिया कि नहीं PX नहीं PY के साथ पहले मिक्स करता है, तुम कैसे कह सकते हो? ये तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ना। तो वो ये नहीं पूछता है, वो क्या पूछता है? यूनिक बात पे आता है, कहता है अच्छा बेटा चलो हम तो नहीं पूछ सकते एस और पी, डी तो पूछ सकते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल है ना, नाम बताइए कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है। और यहां पे आती है केमिस्ट्री, अच्छी वाली केमिस्ट्री आ जाती है। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो अगर हम बात करें यहां कौन सा डी, यहां कौन सा डी, यहां कौन सा डी, डी कितने हैं? 5। यूज कितने हो रहे हैं? 1 2 3। पहले वाले में कौन सा डी यूज होगा, दूसरे वाले में कौन सा डी यूज होगा, तीसरे वाले में कौन सा डी। इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूं।
ये बनेगा तुम्हारा PCl5, ये तुम्हारा बनेगा SF6 और ये तुम्हारा बनेगा IF7। यही मेन एग्जांपल होता है, याद रखना। बार 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 TBP याद करो, TBP यही है, यही है, जीवन में कोहराम मचाए हुए है। SBP यही है, कोहराम मचाए हुए है। और अगर हम बात करें PBP, यही है, कोहराम मचाए हुए है। मैं कह रहा था बार बार वो पेज करोड़ों का पेज है तुम्हारे लिए, वो वाला पेज जो मैंने बताया था कि लोन पेयर कहां रखना है, एक्सी इक्वी, तुम जो फंसाओगे ना तुम यही फंसा सकते हो मुझे। इधर तुम क्या फंसाओगे, एंगल कितना होता है, 109 होता है, कितनों का एंगल होता है, 6 का होता है, मैं बता दूंगा। अरे हाँ ना बोलो, बता दोगे या नहीं बता दोगे? तो यहां पे पूछेगा कौन कौन सा डी यूज होता है, देखो यहां पे भी दिल बन रहा है। यहां पे देखो क्या पूछेगा, कौन कौन सा डी यूज होता है, कौन कौन सा डी यूज होता है, डी यूज होता है, पक्की बात है, ये सवाल पूछेगा। अब सुनो 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 सुनो, इसके अलावा धड़ाधड़ कुछ सवाल लिख लो, ये चलो टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूं अभी थोड़ी देर में। सुनो 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 सुनो, ये पूरा पढ़ के आना बेटा, ये पूरा पढ़ के आना, मैं तुमको बता रहा हूं ना। अब तुमको लगेगा ना कि सिर्फ इसी चैप्टर से मास्टर नचा रहा है पूरे चैप्टर को, थ्योरी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। थ्योरी तो मैं तुम्हारे दिमाग में तुमसे खून पी के मैं तुम्हें याद करा दूंगा, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी है ना पूरा महीना बचा हुआ है दिसंबर तक भाई, वहां तक खून पीना है मेरे को, तो मैं कह रहा हूं कि वो तो मैं याद करा दूंगा, बस तुम इसको ढंग से देख के आना। ये 4 सवाल पूछे जाते हैं, ये 4 सवाल दोस्त, ये 4 सवाल पूछे जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? ये 4 सवाल, शेप या ज्योमेट्री, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन, और कौन कौन सा डी यूज होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्सियल इक्वेटोरियल का कंसेप्ट बता चुका हूं कि कौन लंबा होगा कौन छोटा होगा। उसके एप्लीकेशन पे बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे, जैसे एक बनता है PCl3F2 का केस, और एक बनता है PF2Cl3 का केस, सॉरी PCl2F2 का F3 का केस, 2 का केस बनता है, वहां पे सवाल अच्छा बनता है, वो बताऊंगा। लेकिन अभी ध्यान रखो, शेप, नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और कौन सा डी यूज होता है। अगर ये तुम्हें पता करना है तो तुमको ये आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम के केस में अप्लीकेबल नहीं है। एक दो एग्जांपल करके बता दो प्लीज। जैसे मान लो XeF4 मुझे दिया गया, XeF4 ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है ज़ेनॉन के पास? 8। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7 चौक 28, 28 और 8 कितना हो गया? कितना हो गया? 36। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? अब ये कैसे निकालना होता है? ग्रुप का लास्ट नंबर देख के, क्या देख के निकालना होता है? ग्रुप का लास्ट नंबर। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, हाथ में लगा कितना? 4, डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया? 2। ये क्या बन जाएगा? AB4L2, यानी कि ये कितना आ गया? 4 2 6। स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है बताओ जल्दी? 6। यानी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? SBP, यानी कि एक्सियल बड़ा या इक्वेटोरियल बड़ा? तो दोनों में से कोई नहीं बड़ा। अरे हाँ ना बोलो भाई, सवाल बना कि नहीं बना? अच्छा एक बात तो, 4 2 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? sp3d2। कितने डी यूज होंगे? 2। कौन से डी यूज होंगे इसके लिए वेट करिए आप। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो समझो कई तरह के सवाल बन सकते हैं, सिर्फ इसको याद रखो, कनेक्टिविटी सीखो, रटना मत सीखो, कनेक्टिविटी सीख जाओ कि कैसे कैसे पैटर्न के मुझसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मान लो सर हाइड्रोजन वाले केस में क्या करेंगे, लेविस इसीलिए तो पढ़ाया था भाई कि जहां फंसो तुम आराम से निकाल लो वहां पे, कि लेविस में कैसे बनता है। हाइड्रोजन जब बनाएगा तब सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? जिसका स्ट्रक्चर बनाने में फंस जाओ उसके लिए ये लगा लेना तुम, लेविस तुम्हारे पास है, दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है, दूसरे हथियार से सॉल्व कर लो उसको, ठीक है। एनीवे यहां पे हम आते हैं, इसको मैं हटाता हूं या छोड़ दो, इसको हटा ही देता हूं यार, तुम अपना घर पे जाके निकालना, ठीक है। चलो तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, टाइम खत्म हो गया यार, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।